नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर नेपाली बनी हुई है। नेपाल में इस वक्त आग लगी है, नेपाल जल रहा है और अब ऐसा लगता है कि इस जले हुए नेपाल को राख से ही खड़ा होना पड़ेगा। तख्ता पलट तो हो गया, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी सरकार झुक गई, खत्म हो गई। पीएम ओली सत्ता छोड़ चुके हैं। हालांकि अभी कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने उन्हीं को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी बना रखा है। अब आगे क्या होगा यह सवाल है। प्रदर्शनकारी जो जेन जी के नाम से चल रहे हैं वो अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। कल रात को सेना प्रमुख ने, जो नेपाल के हैं, उन्होंने पूरे देश को से बात करते हुए कहा था कि बातचीत के जरिए आगे का रास्ता हल करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी घरों को लौट जाएं और हम उनसे बात करेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे और आगे का एक वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो नेपाल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक बार फिर ये प्रदर्शनकारी और इस बार उनके सामने सेना है, ये आमने सामने आ रहे हैं। फिलहाल सेना ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक इन जेन जी के नेताओं के साथ सेना की भी हो सकती है और ये प्रदर्शनकारी अलग से भी मुलाकात करके आगे की रणनीति पर बात करेंगे। जेन जी क्रांति का आज ये तीसरा दिन है और नेपाल में अभी भी हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और इन सभी जगहों में आग लगा दी गई थी कल। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, सब जगह पर इन इमारतों को फूंक डाला गया था। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने की कोशिश की थी, ये भी खबर आ रही है। और इसके बाद सेना पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी तैनात की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और आपको एक लाइव अपडेट भी देंगे कि इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन अब जो गतिविधियां हो रही हैं वहां पर, उससे ऐसा लगता है कि आज शायद बातचीत की मेज पर आंदोलनकारी और दूसरी ओर सेना ये बैठे और कुछ आगे का रास्ता निकले। फिलहाल आपको अब एक अपडेट देने के लिए लेकर चलते हैं नीतीश चंद्रा के पास। वो बीरगंज बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। नीतीश, अभी की स्थिति क्या पता चल रही है, खासकर काठमांडू की? देखिए, काठमांडू में अभी भी तनाव है। हालांकि कल जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह से हिंसा हो रही थी, आज वैसा नहीं है और नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखे। इसके अलावा आंदोलन से जुड़े जो कुछ प्रमुख चेहरे हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है। लेकिन छिटपुट कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर हैं भी और ख़ास तौर से जो जेल है वहाँ काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जेल ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। बीरगंज में आज सुबह सुबह जेल को तोड़ने की कोशिश गई और नेपाली सेना ने गोली चलाई है। 3 कैदियों को गोली लगी है। काफ़ी वहाँ पर गोली चली, देर तक गोली चली। और इसके अलावा अलग अलग जिलों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ जेल को तोड़कर कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इन पूरे हालात को देखते हुए भारत सरकार है, जो भारत की एजेंसियां हैं, वो भी काफ़ी सतर्क हैं और बॉर्डर के इलाके में सख्ती काफ़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि कैदी जेल से भाग रहे हैं, हथियार लेकर लोग सड़कों पर हैं। और चूंकि नेपाल और भारत की जो सीमा है बिल्कुल खुली हुई है, ऐसे में खतरा, अंदेशा इस बात का भी है कि उस तरफ से लोग आ सकते हैं, हथियार के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात की जो नेता अधिकारी हैं वो भी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि वो बिहार की तरफ आते हैं, भारत की तरफ आते हैं, तो वो भी एक विषय विवाद का हो सकता है। तो सारी परिस्थितियों पर एजेंसियां नजर रख रही हैं और हालात धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अभी भी नेपाल में हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते। नेपाली सेना के साथ आमना सामना की जो स्थिति है, यदि वो बनती है तो स्थिति और बिगड़ेगी। कल तक नेपाली सेना 2 दिन पहले तक आप देखें तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रही थी। जो प्रदर्शनकारी थे उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देर रात से जब सेना ने मोर्चा संभाला है उसके बाद लगातार सेना जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है, लोगों को रोक रही है, अपील कर रही है। अब देखना यह है कि आज जो एक बैठक होने वाली है जैन जी के नेताओं के साथ, उसमें क्या कुछ निकलता है। कुछ मांगे रखी गई हैं और उन मांगों को लेकर क्या कुछ नतीजा निकलता है। आगे नेपाल की सरकार का स्वरूप क्या होगा, किसको कमान मिलेगी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, ये तमाम सवाल अभी लोगों के जहन में हैं। लेकिन फिलहाल लोग काफ़ी दहशत में हैं और लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ की जो सीमा है एक दूसरे से बिल्कुल मिली जुली हुई है और लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है कि कई लोग फंस गए हैं और लोगों के लिए जो है जाहिर है मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। जी, नीतीश साहब रहे हैं हमारे साथ।
तो नीतीश, जैसा आपको बता रहे हैं, अब सेना को ही कंट्रोल करना है नेपाल को, इसमें कोई शक नहीं है। और एक न्यूट्रल आर्बिटर की तरह तौर पर भी, एक मध्यस्थ की भूमिका भी वहां की सेना और वहां के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंडेल ये निभा सकते हैं। और जनरल सिंडेल ने कल अपने राष्ट्र को संबोधित भी किया और उन्होंने एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे भी मनवा ली, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन अब अराजकता हो रही है और इस अराजकता को खत्म होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल्स पर भी हमले किए जा रहे हैं, हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक सेना के स्टेटमेंट में यह है कि बलात्कार की कोशिशें तक की गई हैं इस आंदोलन की आड़ में। तो ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं होगा और सख्ती से निपटेगी सेना। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत आपसे करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां हैं ये कोई नहीं जानता। कुछ खबरें ऐसी हैं कि उनको सेना ने किसी सेफ हाउस में रखा हुआ है। कल ऐसी भी चर्चाएं थी कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अगर वही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फिलहाल बने हुए हैं और ये बात अगर आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचेगी तो इसका क्या फिर से कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो 2-3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन के केंद्र में, उनमें सबसे आगे हैं बालेन शाह, जो कि एक युवा नेता हैं, 34 साल के हैं, मेयर हैं। और इनको माना जा रहा था कि एक बड़ा धड़ा आंदोलनकारियों का इन पर भरोसा करता है और चाहता है कि ये देश का नेतृत्व करें। अभी वो बात तो नहीं हुई, लेकिन बालेन शाह ने कहा है कि हम सेना के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि संसद को भंग करें। संसद जब तक भंग नहीं होगी तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि नए सिरे से देश के अंदर चुनाव कराया जाए। तो एक बार अभी की परिस्थितियों पर हमारे साथियों के पास क्या अपडेट है वो भी जान लेते हैं। त्रिपाठी जी, आज बातचीत होगी नेपाल में, आज से शांति होगी, उम्मीद करें? नहीं, निश्चित तौर पर होगी। और कल जो हमारी बातचीत हुई थी, जिसको हमने कहानी कुर्सी की में भी कहा था कि शाम 7 बजे तक सेना टेक ओवर कर लेगी, बालेन शाह सड़क पर आ जाएंगे। कल के बाद बालेन शाह 2 बार लोगों के बीच में गए हैं और उन्होंने ये अपील की है। समस्या वहां अब दूसरे तरह की हो गई है। कई बार इस तरह के आंदोलनों की जो समस्या होती है, और जब किसी कम्युनिस्ट रिजीम का चेंज होता है तो जो उसका दूसरा खतरनाक पहलू होता है, जिसको कम से कम भारत के संदर्भ में हर दिन हम लोगों को जानना चाहिए, बताना चाहिए, कि अल्ट्रा कम्युनिस्ट आकर उसको टेक ओवर करते हैं। अब ये जो पूरा आंदोलन था, बालेन शाह इसके नेता के तौर पर दिखे, एक जो हामी नेपाल, जो सूडान गुरुंग जो एनजीओ है, वो एक नेता के तौर पर दिखे, और उसके अलावा छिटपुट लोग हैं, जिसमें रविलाम छेई को भी उन्होंने निकलवा लिया जेल से, और दूसरी जेल भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या हुई है कि कई जगहों पर कुछ लोगों ने हथियार अपने पास ले जाकर रख लिए। कुछ तो आपको पब्लिक में दिख रहे हैं, लेकिन जो वहां से जो मेरी बातचीत हुई और लोग जो कह रहे हैं कि लोगों ने हथियार अपने पास रख लिया है, उसका इस्तेमाल लूटपाट के लिए हो रहा है, उसका इस्तेमाल उस इलाके में लोगों को डराने धमकाने के लिए हो रहा है, और यहां तक कि कई जगह लोगों ने पुलिस थाने पर भी कब्जा करने की कोशिश की है, जो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। कल शाम के बाद से, जब से सेना आई है, तब से हालात बहुत हद तक ठीक हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की मेज पर नहीं बैठे जा सके हैं। अभी एक प्रस्ताव के तौर पर जरूर दोनों के बीच में बात हुई, और यह भी कहा जाता है कि अशोक राज जी की बालेन शाह से लगभग कुछ बातों पर सहमति बनी है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई ऐसी औपचारिक घोषणा न तो हुई है न होगी, ये जो वहां बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इनके बीच में से कोई प्रतिनिधिमंडल निकलकर अंतरिम सरकार की ओर बढ़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक ये होता हुआ दिखेगा। जी, कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे नेपाल में कोई सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी अंदर दाखिल होकर के, और राष्ट्रपति भवन के बाहर तो हम, क्योंकि हमारे सहयोगी वहीं मौजूद थे, तो देखा हमने कि सेना ने बैरिकेड हटा दिया और जाने दिया आराम से, क्योंकि उनको भी लगा था कि अब इस वक्त जिस मूड में ये लोग हैं, इनको नहीं रोका जा सकता। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारा गया, पीटा गया, शेर बहादुर देउबा हो, उनकी पत्नी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको मारा पीटा गया है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री और हैं, उनको मारा गया, उनकी पत्नी को इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। कई जगह तो ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगा दी गई घर में, वो जिंदा जल गई। ऐसी भी खबरें जो आई हैं। तो ये तो पूरी तरीके से कल जो था वो अराजकता का दिन था नेपाल का। इसीलिए नेपाल के सेना प्रमुख को सामने आना पड़ा और उन्हें कुछ बातें कही थी। कल मैं आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ। सेना प्रमुख ने कहा कि अब आंदोलन स्थगित कीजिए, बातचीत के लिए आइए। भारत की भी बहुत इस पूरे मामले पर पैनी निगाह है। कल प्रधानमंत्री दिन में दौरे पर थे, सुबह उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया, फिर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और शाम को जब वो लौटे तो उन्होंने सीधे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। ये बैठक बड़े असामान्य वातावरण के अंदर ही बुलाई जाती है। जब पहलगाम का हमला हुआ था तब ये बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो ऑप सिंदूर के दौरान इसकी लगातार मीटिंग्स होती रहीं और नेपाल की घटना के बाद भी प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बुलाया और उनके साथ चर्चा की और उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया कि हम नेपाल के साथ इस पूरे घटनाक्रम में बने हुए हैं और हम चाहते हैं वहां जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। तो भारत, अब ये भी कहा जा रहा है भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, हम बहुत सतर्क हैं लेकिन बहुत परेशान नहीं हैं, क्योंकि जो सरकार वहां चल रही थी तो वैसे बहुत हमारे हित का तो ख्याल वो सरकार रखने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी अराजक स्थिति जो है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे तो खुले बॉर्डर्स हैं। फिलहाल सर, अब जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, ये बीरेन शाह या वहामी नेपाल के सदान गुरुंग, ये रमी लम्छाने, इनके नाम सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि यही अगली जो भी व्यवस्था बनेगी उसके नायक होंगे? सर, आपको याद हो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब ये बात हो रही थी कि यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। तब भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि लीडर्स बाद में आते हैं, कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही सब लोग नहीं निकल कर आते, जब वहाँ पर कहीं पर पहुँच रहे होते हैं आप कल्मिनेशन के लेवल पर, तो वो लीडरशिप बाहर निकल कर आती है। और हो सकता है इसके पीछे की जो लीडरशिप है वो भी किसी दिन सामने आ जाए। मैं अब भी इस पर अड़ा हुआ हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वही लीडरशिप वहाँ पर काम कर रही हो। उधर बात हुई नेपाल में जो हिंदुस्तानी परिवार रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, कोई बड़ी अनटोवर्ड इंसिडेंट उस तरह से नहीं हुए। सेना भी वहाँ पर कर रही है, अपना परेड भी कर रही है, एक तरह से कहना चाहिए, वो सारा चल रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन बालेंद्र शाह और ये जो और सब लोग हैं, इन्हीं के साथ बातचीत के अलावा कोई रास्ता अभी सेना के पास नहीं है और सेना चाहेगी कि कोई अंतरिम व्यवस्था हो जाए, ताकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर सेना के हाथ में ही चला जाएगा, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होगा उससे निकालना। तो बालेंद्र शाह और जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करके आज मेरे ख्याल से शाम तक इस पर बात होगी। अभी तो सवाल है कि नेपाल चला कौन रहा है? उन्होंने तो सेक्रेटेरिएट तक फूंक डाला। हाँ, सिंह द्वार शायद नाम, अब वो ऐसी, हाँ, उसको भी जला दिया एक तरह से पूरा। तो अब वो व्यवस्था तो होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में तो कुछ नेपाल में ठीक होने वाला नहीं है। और भारत के लिए दोनों तरह से चिंता की बात है, जिसको हम लोग कल भी बात कर रहे थे, अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है कि क्या कोई डीप स्टेट का रोल नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम में है। और अगर डीप स्टेट का रोल है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो मुझे कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाता है। जितनी हिंसा हुई है, जितनी आंदोलन हुए हैं, होते रहते हैं देशों में, लेकिन जिस पैमाने पर हिंसा हुई है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर? यही मैं कह रहा हूं ना कि वो डीप स्टेट जो उस सरकार को, जो व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने का, अनस्टेबल करने का, ये जो सारा घटनाक्रम है, वो मुझे डीप स्टेट को या विदेशी जो ताकतें हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं करती हैं दूसरे देशों में, उनका कोई ना कोई डायरेक्ट ना भी हो, इनडायरेक्ट तरीके से वो हाथ होता है। और ये बात ठीक है, जैसे समीर जी भी कल चर्चा कर रहे थे कि कुछ अंदर होता तभी आप टैप तो उनको करते हो ना, जिनको टैप करते हैं उन्हीं को आगे इंस्टिगेट करते हैं। ये विदाउट इंस्टिगेशन का नहीं है। यूथ के लिए आप मान सकते हो, जैन जी को क्या कि आप प्रवोक करते, जैन जी को खुद को नहीं पता होता कि उस प्रवोकेशन के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन कल कोई तो डायरेक्शन दे रहा था ना कि मंत्रियों के घर ढूंढने हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। वो कई बार ऐसा होता है कि वो, हाँ, एक बार दे दिया गया पीछे से, जरूरी नहीं है वो लोग सामने ही नहीं होते जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो है। और भारत को भी इस पर चिंता करनी चाहिए। सीसीएस आमतौर पर जो देश में कभी ऐसा संकट हो, सिक्योरिटी की पर्पज हो, उसके लिए सीसीएस को बुलाते हैं। लेकिन नेपाल के मसले पर भी सीसीएस बुलाई, तो इसका मतलब भारत सरकार को चिंता है कि भाई पड़ोसी की जो आग लगती है उससे आपकी छत पर भी तपन महसूस होती है। और नेपाल के साथ तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, उसको देख रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे बताया गया कि पूरी तरह से नज़र रखे हुए कि कैसे इसमें, अभी वो दखल देने के मूड में नहीं है लेकिन भारत सरकार इस मामले में। जी समीर जी, क्या सूचनाएं मिल रही हैं? ये सुना है कि बहुत बुरी स्थिति में नेपाल अभी, भले ही सेना ने इसको टेक ओवर कर लिया है फिलहाल, लेकिन नेपाल में भी बहुत बुरी स्थिति है। और देखिए, पूरे ताश के पत्तों के समान जो सरकार थी वो ढह गई पूरी, और हालत इतनी बुरी है अभी। अब वो कह रहे संसद भंग करो, और कोई सांसद सामने आने को तैयार नहीं है कहने के लिए कि मैं नेता हूं यहाँ का। कल वो एक खबर देख रहा था कि एक सांसद को पकड़ लिया वहां की भीड़ ने।
तो उसको पूछा कि आप वही हो ना, तो उसने कहा मैं वे नहीं, मेरा चेहरा उससे मिलता, मैं वो नहीं हूं। तो उसको भीड़ ने छोड़ा, तो वो अपनी पहचान छुपा के बचा उनसे। अगर वो ये कह रहा है कि हाँ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं वहां का, तो उसको भी पीट पीट के मार देते। तो इस समय जो युवा वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को ही नहीं मार रहे, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी मारा है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पे हमला करा, उन्होंने चीफ जस्टिस के घर पे हमला करा। सुप्रीम कोर्ट से क्या आपकी दुश्मनी थी? आप सुप्रीम कोर्ट को आपने जला दिया, हिल्टन होटल जला दिया, जेल से आप अपराधियों को छुड़ाकर लेकर जा रहे हो, आप डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हो, आप नर्स के ऊपर रेप की कोशिश कर रहे हो। 26,000 से ज्यादा फाइलें आपने सुप्रीम कोर्ट की जला दी है, जो केस चल रहे थे। तो ये तो पूरी तरीके से अराजक है ना। आपकी मांग थी कि भाई वहां के राजा ओली साहब, वहां के जो प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दे लिया, उसके बाद आपको कम से कम शांति रखनी थी। रात को सेना बोल रही कि भाई इस अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अराजकता का यह आलम है कि भाई जिसको जो मिल रहा है उसको वो लूट के लेके जा रहे हैं। फर्नीचर की दुकान आप रुक रहे हो, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लूट के ले जा रहे हो, भोजनालय में घुस के किराने की दुकान से आप चावल गेहूं आटा जो मिल रहा है आप लूट कर लेके जा रहे हो। तो ये थोड़ी आंदोलन का उद्देश्य था। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से अराजक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। अब जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूट कर अपने घर ले जा रहा है, चाहे वो पलंग मिले, कुर्सी मिले, फ्रिज टीवी मिले, वो लूटपाट बची हुई है। पूरा नेपाल इस समय तहस नहस हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता तो अब शेरा के सामने ये है कि भाई अब नेता कैसे बनाया जाएगा। मुट्ठी भर लोग तो थोड़ी करेंगे कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, या अराजक लोग तो तय थोड़ी करेंगे कि काठमांडू के मेयर पे हमारा भरोसा है तो उसको बना दिया जाए। पूरी नेपाल की जनता तय करेगी ना कि उनका नेतृत्व कौन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वहां कोई एक पहले तो ऐसे लोग सामने आए जैसे बालेन शाह हैं, जिनका कोई असर हो इन आंदोलनकारियों पर, इनकी अपील का कोई असर हो। अब आज थोड़ी शांति दिखाई दे रही है। आपको अब नेपालगंज लेकर चलते हैं। नेपाल, वहां विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विशाल, अब देखना यह कि आज शांति बनी रहे पहली बात, और बातचीत शुरू हो। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहली चीज तो शांति बनी रहे और उसके बाद बातचीत की शुरुआत हो, और बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो कि उसका असर प्रदर्शनकारियों पर भी पड़े। क्योंकि कल जिस तरीके के हमने हालात देखे और छिटपुट घटनाओं की अगर बात कर लिया जाए तो वो आज भी नेपाल में देखने को मिली है। और नेपालगंज की अगर बात कर लिया जाए, जहां इस समय हम मौजूद हैं एसएसबी कैंप के ठीक सामने, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है सौरभ यहाँ पर, और जो लोगों का आने जाने का सिलसिला है, वो चाहे नेपाल से लोग इंडिया आ रहे हों या इंडिया से लोग नेपाल जा रहे हों, उन सबका आने जाने का सिलसिला पूरी चेकिंग, फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन के बाद यहां पर लगातार जारी है। लेकिन जो लोग भी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, सबका यह कहना है कि मौजूदा सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है, लिहाजा उनको ऐसी सरकार चाहिए जो उनके बारे में सोचे, उनके रोजगार के बारे में सोचे और उनके हित के बारे में सोचे। और उससे भी बड़ी बात सौरभ, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि प्रदर्शनकारियों से उस नेता को सामने रखना होगा जिसकी बात प्रदर्शनकारी समझें, सुने। क्योंकि जिस अराजकता के साथ कल नेपाल में आग के हवाले पूरे नेपाल को किया गया है, काठमांडू की सड़कों को किया गया है, या यूं कहा जाए कि नेपालगंज जहां मैं मौजूद हूं यहां पर किया गया है, तो कम से कम इस तरीके के हालात में बातचीत को करना और उसको स्टैब्लिश करना अपने आप में आर्मी के सामने, आर्म पुलिस फोर्स के सामने, प्रदर्शनकारियों के सामने और आम जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो नेपाल इस समय सामने देख रहा है। सौरभ जी बिल्कुल। और देखिए, आज कल तो आग लगी हुई थी पूरे नेपाल में, और आज उस आग के बाद राख के निशान आपको दिखाई देंगे। चाहे आम लोगों के घर हों, नेताओं के घर हों, होटल हों, जब भी बहुत डिटेल में समीर जी ने बताया, कोई जगह कोई ऐसा संस्थान नहीं छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, मीडिया हाउसेस, सब जगह जाकर यह अराजकता की गई है। और आप वो देख रहे हैं। इसलिए अब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसके पीछे एक्चुअल मंशा क्या थी, या इनके पीछे ये जेनजी के नाम से तो ठीक है लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन इनको डायरेक्शन देने वाले लोग कौन थे, और आगे जो ये बातचीत होगी, सत्ता जैसे हस्तांतरण किया जाएगा सत्ता का, वो किन हाथों में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे नेपाल को कौन लीड करेगा, और हमारी कोई उसमें भूमिका हो सकती है। हालांकि भारत की पॉलिसी इस वक्त बिल्कुल ये क्लियर है, कोई दखल भारत इन हालात में नहीं दे रहा है, केवल स्थिति पर नजर रखी जा रही है, और शायद अभी फिलहाल इसके अलावा और कुछ वहां पर किया भी नहीं जा सकता। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, किया नहीं जा सकता जैसा ऐसा नहीं है। भारत बहुत वहाँ पावरफुल है सेंटिमेंटली भी, और वहाँ जितने आप कहें कि इंस्टीट्यूशन है उसमें भारत की बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत ने खुद को एक कदम पीछे रखा हुआ है। अभी विजय जी ने कहा कि डीप स्टेट, फिर उन्होंने एक शब्द कहा फॉरेन हैंड। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को कम से कम अभी डीप स्टेट की बजाय सिर्फ और सिर्फ फॉरेन हैंड कहना चाहिए वहाँ, क्योंकि डीप स्टेट हम सीधे अमेरिका से जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ जो चल रहा है, जिसको हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये
चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड बना हुआ है। अब जब ये सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आएगी, तो उसके बीच में जो तत्व उसमें गए, और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, देखने वालों को ये जरूर समझना चाहिए, जब तक वो आंदोलन था, जब तक आप कह रहे थे कि ये सरकार भ्रष्ट है, इन मंत्रियों के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, ये सब नेपाल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा जीवन मुश्किल में जा रहा है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, तो समझ में आती थी बात। लेकिन जब आप कहते हैं अच्छा वो पूरे प्रधानमंत्री कहां है, देवबा को खोजो, उनकी पत्नी को खोजो, जब आप कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को खोजो, जब आप कहते हैं कि झलनाथ जो पूर्व पीएम है उनका भी घर खोज लिया, वो बेचारे अभी किसी रोल में भी नहीं थे, उनकी पत्नी को जलाकर मार डाला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन आंदोलनकारियों के बीच में कुछ तो लोग ऐसे थे जो कहीं से निर्देशित हो रहे थे, जिनको पता था कि यहां यहां जाके आग लगानी। अभी एक जो अपनी स्क्रीन पर लगातार चल रही है हिल्टन होटल की, इसकी भी कहानी समझिए। ये अभी कुछ समय पहले, पिछले साल ही ये हिल्टन होटल शुरू हुआ है काठमांडू में। इन्होंने, ओली साहब ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि काठमांडू का नेपाल का टूरिज्म बढ़ाएगा। इसी के साथ वहां एक खबर छपी और चर्चा लोगों में चली कि हिल्टन होटल में खुद केपी शर्मा ओली की हिस्सेदारी है। कल जैसे ही अराजकता शुरू हुई तो बड़ा निशाना उनके प्राइवेट आवास के साथ हिल्टन होटल इस वजह से बनाया गया। तो वहां बाकायदा हर कुछ समय पर कुछ लोगों के पास मैसेजेस जा रहे हैं और कुछ टीम्स हैं जो ज्यादा खतरनाक है। वहां जो मोहल्लों से लोग बता रहे हैं, जैसे एक इलाके की मुझे जानकारी किसी ने भेजी कि वहां सीधे गए और उन लोगों ने मॉल फूंक दिया। मॉल फूंकने से पहले लोगों ने उसका सामान निकाल लिया। तो एक होता है ना, आप गुस्से में हैं, आप कहते हैं हम आग लगा देंगे, तो समझ में आता है चलो गुस्सा जाए, लेकिन जब आप कहते हैं सामान निकालो, आग लगा दो, यानी इस समय कुछ लोग दूसरी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद जब सेना आ गई तो दूसरे मॉल को आग लगाने से बचाया जा सका। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट बड़े दूसरे तरह का चल रहा है और बिना किसी संकोच के भारत की जो भूमिका है वो निभाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मैसेज, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं देखो भारत तो ये करता है। और वैसे जो सेनाध्यक्ष हैं वहां के, वो हमारे यहां भी उनको मानद जनरल की उपाधि प्राप्त है। भारत और नेपाल ऐसे गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, नेपाल में फॉरेन हैंड है, अमेरिका और चाइना का प्लेग्राउंड बना हुआ है, उसके बीच में हम जितनी शांति हो सकती है उसकी भूमिका निभा रहे हैं अपने अलग अलग सोर्सेस से। नीतीश चंद्रा के पास फिर चलते हैं। नीतीश, चूंकि अब दिखाई दे रहा है कि सेना ही हालात को संभाल रही है, सेना की भूमिका क्या रही? कल कुछ ऐसी तस्वीरों में भी दिखा और लोगों का कहना है कि कुछ सॉफ्ट रही सेना इन प्रदर्शनकारियों पर, और शायद सेना प्रमुख का, प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उनके इस्तीफे में उनका भी प्रेशर जो था उसने भी एक रोल प्ले किया। जी हाँ, बिल्कुल। और कल जो तस्वीरें आ रही थी उसमें आपने देखा भी होगा कि भीड़ जब प्रदर्शन कर रही थी, जो दफ्तरों में जाना चाह रही थी, तो नेपाली सेना उनको रोक नहीं पा रही थी, या उनकी मजबूरी थी, या कहें कि नेपाली सेना अपनी तरफ से कोई पहल करना नहीं चाह रही थी। और वो वहाँ भी दिखा जहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जब भीड़ अंदर जाना चाहिए तो नेपाली सेना वहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन अंदर भीड़ चली गई। तो सेना ने कल जरूर एक तरह से कहें कि रोकने की कोशिश नहीं की, थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन शाम में जब हालात बिगड़ने लगे, जब अराजकता दिखने लगी, सड़कों पर लूटपाट होने लगी, जिस तरह से जेल से कैदी भागने लगे, हथियार लेकर लोग सड़कों पर आने लगे, तो उसके बाद देर रात जो है सेना ने इस स्थिति को समझा कि ऐसी स्थिति में हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद फिर सेना ने मोर्चा संभाला है। और सुबह से वो तस्वीरें नज़र भी आ रही हैं कि जब सेना लोगों से अपील कर रही है, सख्ती भी बरत रही है, लगातार अपील की जा रही है, माइकिंग की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जेल से, वीरगंज से जब कैदी ने भागने की कोशिश की तो नेपाली सेना ने उस पूरे जेल को घेर लिया। तो अब सेना एक्टिव नजर आ रही है, अब सेना अपील भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें सेना किस तरह से उस तरफ आगे बढ़ती है, उसकी भूमिका क्या होगी। जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं और सेना, उनके बीच बातचीत के जरिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है, तो वो सारी तस्वीरें अभी स्पष्ट नहीं है कि नेपाल में क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह के यहाँ हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और कई जो लोग फंसे हैं, खासतौर से काठमांडू में काफ़ी संख्या में भारतीय हैं, अब उनको वापस लाना एक बड़ी चुनौती होगी भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि कई लोग जहाँ तहाँ फंस गए हैं और उनको बाहर लाने की अब कोशिशें शुरू भी हो रही हैं। विशेष विमान भेजने की खबरें भी कुछ आ रही हैं। तो ये संभव है कि अब नेपाल के हालात को देखते हुए भारत सरकार जो है वो कोई कदम उठाए। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती की बात है, क्योंकि नेपाल और भारत की जो सीमा है, लंबी सीमा है,
और कई जगह सीमा जो खुली हुई है, तो ऐसी स्थिति में भारत की एजेंसियों के लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेपाल के हालात जो हैं उनका असर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ ना हो, क्योंकि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी हिंसा हो रही है। वीरगंज का इलाका जो कि बिहार से सटा हुआ है नेपाल का, वहाँ भी जिस तरह से हिंसा हुई, वहाँ मंत्रियों के घर में भी आग लगाए, अधिकारियों के घर में आग लगाई गई, तो उसके बाद जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा नेपाल में, आगे शासन की जो बागडोर है, सत्ता की बागडोर, वो किसको मिलेगी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी। इससे पहले जो नाराजगी आती रही है लोगों की, उसमें राजशाही का भी एक पक्ष रहा है कि लोग राजशाही को वापस लाना चाहते थे। हालांकि अभी वो बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन आखिर जैन जी आंदोलन से जुड़े जो चेहरे हैं उनकी क्या भूमिका होगी, कि वो किस तरह से सामने आएंगे, ये सारे वो सवाल हैं जिसका अभी इंतजार है। जी सर, ये जो बात अभी नीतीश ने कही, ये एक हमारी चिंता होगी। भाई भारतीय मूल के बहुत से लोग वहां पर हैं, दो तरह के हालात, जी, दो तरह के भारतीय मूल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो जो बसे हुए ही हैं, बहुत सारे लोग, मैं अभी चर्चा ही कर रहा था कि एक परिवार हमारे परिचित है, वो काठमांडू में उनका ससुराल है, वो बसे हुए, वो भी भारतीय हैं, लेकिन वो काठमांडू में उनका बिजनेस वगैरह है, तो उस तरह के लोग हैं। दूसरा जो बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं, खासतौर से बिहार से और उत्तर प्रदेश से, बॉर्डर से। तीसरे वो लोग हैं जो टूरिस्ट है, जैसे वहाँ पर बताया गया कि 30 से 40 गुजराती लोग हैं जो फंसे हुए हैं, वो ट्रैवल के लिए वहाँ पर गए थे, पशुपतिनाथ और जो जगहों पर घूमने गए थे। तो वो तीनों चार तरह के लोग हैं, कैसे किनको निकाला जाए। खासतौर से पहले तो वो लोग जो टूरिस्ट के तौर पर गए हुए हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखने की बात है, और उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाए, इसकी चर्चा भी भारत सरकार में हो रही है कि वो कैसे किया जाए, जिसके लिए हवाई मार्ग तो बंद है, हाँ, एयरपोर्ट तो बंद है, एयरपोर्ट अभी दोनों ही बंद कर रहे, सड़क के रास्ते आया जा सकता है, लेकिन उनको इवैक्यूएट करना इतना आसान काम नहीं है। सड़क के रास्ते से लाना तो और मुश्किल काम है, जब वायलेंस इतनी हो रही हो। हवाई जहाज में तो ये होता है कि एक बार हो गया तो हो गया, रोड पर लेकर आना, बाई रोड लाना भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उस पर ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि बताया गया कि अभी 500 से 700 टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें 30-40 गुजराती फैमिलीज भी हैं, मतलब मेंबर्स हैं, जिनको जो लौटने वाले थे, उनको इवैक्यूएट करना ज़्यादा बड़ी चिंता की बात हो रही है। और वो नहीं चाहते, भारत की जो बड़ी चिंता है ना, वो ये है कि इस पूरे मूवमेंट में कहीं भारत विरोधी भावनाएं ज़्यादा तेजी से ना भड़क जाए, जैसे अभी चर्चा हुई कि अल्ट्रा बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। जी समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी सब लोगों को निकालना वहाँ से। इस समय अभी भारतीय दूतावास ने हालांकि सब लोगों से कहा है कि जहाँ रहे सुरक्षित रहे। भारतीय दूतावास लगातार वहाँ ध्यान रख रहा है चीज़ों को, लेकिन भारत और नेपाल इतना क्लोज मिला हुआ है, लोग आपस में मिले हुए कि बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। और कई बड़े व्यवसायी जिनके वहाँ पर बड़े गोडाउन में बड़ा सेंटर उन्होंने व्यवसाय का बनाया हुआ है, उनको भी निश्चित रूप से बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सेना का रोल मुझे बहुत निराशाजनक लगा। पूरा नेपाल जल गया और उसके बाद सेना एक्टिव हो रही है। आपको जो सेना को दिख रहा था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट को जला रहे हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, वो संसद में आग लगा रहे हैं, और तब तक सेना हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। मुझे लगता है कि सेना ने इससे बड़ा विकराल बनने में बड़ी मतलब लापरवाही पहले आना चाहिए था। भाई हम सरकार होती है, सरकार प्रधानमंत्री से नाराज सरकार के आदेश के तो सेना नहीं चल सकती। देखिए प्रधानमंत्री से नाराज भी, दोपहर तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया था, बिल्कुल, और उसके बाद शाम को देर शाम आए हैं। भाई भले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया हुआ, लेकिन देश के संसाधन अगर जले और सेना शांत बैठी रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। सेना को पहले हस्तक्षेप करके कम से कम संसद को बचाना था, राष्ट्रपति का घर, पूर्व प्रधानमंत्री के घर, सुप्रीम कोर्ट को आप बचा नहीं पा रहे हो। अब तमाम तरह की सड़कों पर अराजकता की स्थिति हो गई है। सेना को मुझे लगता है कि पहले सड़क पर जाना चाहिए था। कोई भी काबू कर नहीं सकता था, शायद ऐसे हालात थे वहां के। तो नेपाल की घटना पर हमारी नजर है, कोई भी अपडेट होगा तो आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे। आइए अब बात करते हैं जरा राष्ट्रपति ट्रंप के सुर कैसे ढीले हुए हैं, और अब तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड भी वो कहने लगे हैं। ये भी कहने लगे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। मतलब ट्रेड टॉक पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर, वो इस्तेमाल करते हैं ट्रूथ सोशल का, एक्स का नहीं करते हैं, ट्रूथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया ट्रंप ने, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया। साथ ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए अपनी बेकरारी भी दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ट्रंप की पोस्ट का प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ दोस्त, स्वाभाविक पार्टनर बताया, और ट्रंप से बात करने के लिए उन्होंने भी उत्सुकता जाहिर की। अब ये सब जो है ये हुआ है कल दुनिया की निगाहें जो थी वो जो नेपाल में हो रहा था घटनाक्रम उस पे थी, लेकिन इसके बीच में ही ट्रंप का ये पोस्ट आता है, और उससे ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भारत ने
जो एक सख्त रवैया दिखाया, ट्रंप के दबाव में ना झुकना, अमेरिका की अनर्गल बातों का जवाब न देना और एक तरीके से एससीओ समिट में जाकर के ये बता देना कि हमारे और दोस्त और विकल्प हैं, इसका असर राष्ट्रपति ट्रंप पर हुआ। पहला इशारा तब मिला था जब उन्होंने लिखा कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया। तब उनकी हताशा दिखाई दी। फिर शायद उनको उनके सलाहकारों ने बताया कि यूं भारत को एक तरीके से कह देना कि अब वो साथी हमारा नहीं रहा, ये ठीक नहीं होगा। तो अगले दिन उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा, पहले बयान दिया कि नहीं, भारत हमारे साथ ही है और भारत के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अभी जो कर रहे हैं, मतलब रूस से तेल खरीदना, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी उनके उस स्टेटमेंट का एक पॉजिटिव क्योंकि स्टेटमेंट आया था तो उसका जवाब दिया था। अब ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ट्रंप के बयान का जवाब दे रहे हैं और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। और मैं इसके साथ साथ एक एक लाइन मोदी जी के पोस्ट की और एक लाइन ट्रंप के पोस्ट की पढ़ता हूं। मोदी जी ने कहा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और नेचुरल पार्टनर्स हैं, सब एक पार्टनर हैं। और ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। प्रधानमंत्री ने कहीं ट्रंप माय फ्रेंड ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और भारत के रिश्तों को की बात कर रहे हैं, ट्रंप अपने और मोदी के रिश्तों की बात कर रहे हैं। एक फर्क तो यह है। और सबसे अच्छी बात यह कि ट्रेड टॉक्स की बात ट्रंप ने कही। ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस जारी हैं दोनों देशों के बीच में। एक वक्त क्योंकि लग रहा था कि शायद ट्रेड टॉक बिल्कुल बंद हो गई है, अब ये तो ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत अभी चल रही है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप का एक लिमिटलेस पोटेंशियल जो है उसको अनलीश करेंगे। मतलब बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं दोनों देश एक बार अगर ये ट्रेड डील हो जाएगी तो। फिर ये जो बात कही ट्रंप ने कि मैं उनसे बात करने के लिए उत्सुक हूं, इस पर प्रधानमंत्री ने इस भावना को दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का। अब ये बातचीत फोन पर होगी क्या? क्योंकि अब ये बिल्कुल क्लियर था कि ट्रंप फोन बीच में तो कर रहे थे जब उन्होंने ही रिश्ते बहुत खराब कर लिए थे और यहां से फोन उठ नहीं रहा था, या फिर किसी और मौके पर दोनों नेता जो हैं वो बात करेंगे या कहीं कोई मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात होने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और बेहतर तरीका जो था वो तो ये था कि भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली में सितंबर में हर साल प्रधानमंत्री जाते हैं, इस बार भी जाते हैं और हो सकता है अगर हालात ऐसे होते तो मुलाकात भी होती ट्रंप से। लेकिन ट्रंप ने रिश्तों को इतना खराब कर दिया, इतनी कड़वाहट घोल दी कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाने का इरादा ही बदल दिया। अब विदेश मंत्री हमारी तरफ से वो वहां पर जाएंगे। लेकिन ये रिश्ते सुधर रहे हैं ये बता रहा है, रिश्ते बिगड़े ही नहीं थे ये बता रहा है, या ट्रंप साहब को समझ में आ गया कि भारत और नरेंद्र मोदी से ऐसे डील नहीं किया जा सकता? त्रिपाठी जी, ये कहूं कि न कहूं, राहुल गांधी के लिए बुरा लग रहा है। इसमें भी राहुल, ये कहूं कि न कहूं, राहुल गांधी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोचिए जरा, ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा तो उनको बार्गेन करना था, राहुल को क्या करना था भाई? मैं तो सब कुछ भारत के ही नजरिए से सारी बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, जो 2016 से 2020 4 साल जो आजमाइश करके वो जान चुके थे कि आप सब कर सकते हैं, मोदी को झुका नहीं सकते। और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पर तो एक जिसको कहते हैं ना कि रत्ती तोला भी आप हिला नहीं सकते। ट्रंप को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए सवाल जवाब हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि क्या ये जो पीटर नवारो और मार्को रूबियो और कौन कौन लोग उनके साथ थे, बेसेंट, ये सब क्या कुछ अजीब टाइप की बात समझा रहे थे क्या कि चलो भारत को थोड़ा दबा दो, वो मान जाएगा, हम उससे टैरिफ करा लेंगे, टैरिफ वेपन बन जाएगा। टैरिफ को वेपनाइज करने का डोनाल्ड ट्रंप का सपना ध्वस्त हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम लोग बार बार कहानी कुर्सी की में भी कह रहे थे, हम सभी की ये साझा राय थी कि हमारी डेमोक्रेसीज का रिश्ता है ये पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है। ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका ट्रंप नहीं है। वो जो ट्रंप अमेरिका नहीं है और अमेरिका ट्रंप नहीं, उसने ट्रंप को ये यू टर्न लेने के लिए मजबूर किया। नरेंद्र मोदी जिस ताकत के साथ खड़े हैं और जो ऑल्टरनेटिव मार्केट खोजने के साथ जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसने ये मजबूर किया है। और मेरा ये मानना है कि उस सब पर जिसको कहते हैं एक चोट तो बढ़िया वाली होती है ना, तो 3 वाली जो फोटो थी, वो चित्र जो है मोदी पुतिन शी जिनपिंग, हाँ, तो उसने कमाल किया है। ओवरऑल अगर कहें तो समझ में आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया कोई रास्ता नहीं है। एक चीज समझ में ये नहीं आ रही,
ये ट्रम्प जो है ये टेम्परामेंटल आदमी है क्या? कब कुछ कह दे कब कुछ कह दे। अबे आप डेड इकोनॉमी कहते हो, फिर उसके बाद कहते हो हमारे और आपके इतने बढ़िया संबंध हैं। सब 4 दिन में हो गया सौरभ जी, सब 4 दिन में हो गया। फोटो आने के बाद वो तीनों फोटो लगा के जिस दिन उन्होंने लिखा था कि हम वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड चाइना टू डीपेस्ट डार्केस्ट, इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, और उसके दूसरे दिन क्या लिखते हैं कि अभी हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो बयान दिया था उन्होंने पोस्ट नहीं की थी, जिसको रेसिप्रोकेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और अब क्या कह दिया, अब तो वो कह रहे हैं कि वेरी गुड फ्रेंड है, फ्रेंड से भी आगे। लेकिन एक बात इसमें और अंडरलाइन करने की है जो मुझे लगता है बोल्ड करके चलानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं हम बात करेंगे, पीएम कह रहे हैं हम भी बात करें, लेकिन पीएम की शब्दावली आप जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि हमारी टीम इस पर बात कर रही है। आज भी जो डील होगी वो जो भारत की टीम भारत के हितों के लिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अगुवाई में काम कर रही है, जो हमारी बहुत बड़ी टीम है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बनाए हुए हैं, वो तय करेंगे कि ट्रंप के साथ नेगोशिएशन में जो बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें क्या होने वाला है। अरे वो और ट्रम्प जब कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ट्रेड डील पर, और लास्ट लाइन उनकी पोस्ट किया, आई फील सर्टन दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ आवर ग्रेट कंट्रीज। मतलब मुझे कोई परेशानी दिखती ही नहीं इसमें। कहीं तेल का जिक्र नहीं है, कहीं रूस का जिक्र नहीं है सर। इससे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये ऐसा नहीं है। एक तो हम लोग क्या बहुत नरम मिजाज के लोग हैं, बहुत जल्दी पिघलते हैं। जरा सी किसी ने आंखें थोड़ी सी नरम की तो हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। भारत ने जो किया, हम लोग तो वैसे भी चर्चा करते रहते कि चीन के मुकाबले में अमेरिका और भारत के रिश्ते ज़्यादा नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक पार्टनर, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी लिखा है, अमेरिका और भारत के लिए लिखा है। बिल्कुल, तो वो एक नेचुरल है और उस पर काम होना चाहिए। ट्रंप साहब ने अपनी जो एक्सरसाइज थी की, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्टैंड लिया, टफ स्टैंड लिया, उसका असर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एससीओ की मीटिंग का जो चर्चा हुई वो भी हुई। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, ट्रंप साहब पर भरोसा तो ट्रंप साहब ही कर सकते होंगे। यह है कि recent reports indicate that President Donald Trump has asked the European Union to impose tariffs of up to 100% on India as well as China due to their purchase of Russian oil, aiming to increase pressure on Putin to end the war in Ukraine. अब ये दूसरा हिस्सा है। मेरी अगली खबर थी जो आपने पढ़ दी। अच्छा, नहीं वो इसलिए कहा कि हम इतना जल्दी भरोसा करते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन पे भरोसा कैसे करें ट्रंप साहब पर कि वो इस तरह से बात करें। और ये हिंदुस्तानियों का मिजाज है कि कोई जरा सा झुकता है तो हम ना विनम्र। दोहरी नीति क्या है? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो ये समझने की हमें भी जरूरत है कि वो तुरंत क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे लग रहा है, आपने भी चर्चा की, तो हो सकता है जयशंकर जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर UNGA की बैठक में, कुछ बात तय हो, ट्रंप साहब की तरफ से इन्वाइट आए और फिर हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी वहां चले जाए UNGA की बैठक में। सर फिर इस पर आगे बताता हूँ आपको। ये जो अभी विजय जी ने आपको बताया, ये यही खबर आज की इससे अलग। अब ये ट्रंप के दिमाग मन में क्या है और क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस टीम, ऐसी वहां कोई सैंक्शंस टीम भी होती है, वो अब वॉशिंगटन आई हुई है और वहां उनसे बात करते हुए ट्रंप ने ये कहा, रॉयटर्स ने खबर दी कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा कि आप चीन पर, पहले चीन का नाम है उसमें और फिर साथ में भारत, आप 100% टैरिफ आप लगाइए, यूरोपियन यूनियन लगाए, ताकि ये जो तेल खरीदा रहे हैं रूस के, इन पर दबाव पड़ेगा तो रूस पर दबाव पड़ेगा, और आप इस काम को पहले कीजिए फिर मैं करूंगा। ये भी कहा उन्होंने कि अगर यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगाएगा, 100% लगाने की बात, 100% टैरिफ चाइना और इंडिया पर, फिर इस पर अमेरिका भी कुछ और करेगा। क्योंकि उन्होंने उनको उलाहना दिया, पहले भी दिया था कि भाई जंग आपकी हो रही है, आपके इलाके में जंग हो रही है और आप लोग खुद तेल खरीदते हो तो उसको भी बंद करो, ये भी उन्होंने कहा। 19-20% अपनी एनर्जी नीड्स का यूरोप जो है वो अभी भी रूस से ले रहा है। अब ये ट्रंप उसके लिए भी उन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमसे कहना कि ट्रेड डील हो रही है, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे मोदी, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से कहना तुम सैंक्शन लगाओ फिर मैं भी लगा दूंगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स या ये कहिए तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप अभी क्या चाहते हैं। लेकिन शायद भारत का नेतृत्व इस बात को समझ रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई माय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। कब बात होगी, कहां बात होगी, इसकी कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना दिखता है कि अब अगर कोई ऐसा मौका आएगा तो मोदी जी एंगेज करने के लिए तैयार हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका के साथ कोई जो जयशंकर ने कहा था, हमारे विदेश मंत्री ने, कि भाई कोई कुट्टी नहीं हुई, हमारी बातचीत चल रही है, मतभेद है, किसी विषयों पर हमारे अभी सहमति नहीं बन पा रही है। और जिस तरीके से पीयूष गोयल का बयान आया था कि भाई नवंबर और दिसंबर में हमारी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ गई है। लेकिन इतने भी बर्फ नहीं पिघली कि मतलब ट्रंप तो सोशल मीडिया पे जरूर तारीफ कर देते हैं, लेकिन क्या ट्रंप ने वो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाया क्या? वैसे ही बता दूं आपको, ये मोदी जी का जो जवाब था ना उनको,
एक्स पर, बिल्कुल। इसको उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ट्रम्प बिल्कुल बिल्कुल किया है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प को लगता है कि नहीं, भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाना है, प्रधानमंत्री मेरे डियर दोस्त है और भारत और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये घोषणा भी कर देनी चाहिए कि भाई 25% का जो मैंने पेनल्टी लगाया है वो मैं इमीडिएट उसको हटा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये लगता है कि नहीं, अब ट्रम्प अपने व्यवहार में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत के साथ 2 कदम बढ़ने को और वापिस दोस्ती उसी स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन उनके साथ उनके पीटर नवारो के बयान भी देखना चाहिए। अभी कल उन्होंने बयान दे दिया है, इधर ट्रम्प साहब सोशल मीडिया पे भारत की तारीफ कर रहे हैं, उधर पीटर नवारो कह रहे हैं कि एक दिन तो आएगा कि जब भारत घुटनों पर के बल बैठेगा हमारे सामने, भारत को झुकना पड़ेगा। तो पीटर नवारो पिशाच कह दिया सर, बिल्कुल। उन्होंने कहा ये वैम्पायर्स हैं, बिल्कुल। ब्रिक्स वाले देशों को कहा कि ये वैम्पायर्स हैं, आपस में भी लड़ते हैं, फिर हमारा खून चूसते हैं। वो मैं जिक्र करने वाला था उनका। तो इस तरह की भाषा अगर पीटर नवारो इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें ट्रंप प्रशासन का या ट्रंप का सहमति होगी। बिना ट्रंप के सहमति के वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ट्रंप अपने सलाहकारों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करवाते हैं। ट्रंप 25% का जो उन्होंने पेनल्टी लगाया उसे कम करने की घोषणा नहीं करते और सिर्फ ये कहते थे कि भाई भारत और हमारे बीच में एक अच्छी ट्रेड डील होने वाली है। तो जो टैक्स आपने लगाया उसका क्या ये टैक्स लेते हुए कोई अच्छी ट्रेड डील हो पाएगी? इस ट्रेड डील को इसलिए वो सही कहा उन्होंने, कॉन्ट्रडिक्शंस है इनके। वो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दाढ़ी वाले, उन्होंने भी कहा था कि भारत बातचीत की मेज पे भी आएगा और माफी भी मांगेगा। बिल्कुल इस तरह का जो बयान आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भारत का जो रुख है बहुत शानदार रुख है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया और बता दिया है कि भाई हाँ, अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो किस तरह से रहेंगे और हम किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाले। ये मुझे लगता है ट्रंप को बहुत साफ कर दिया है। डील भी होगी और टैरिफ भी हटेगा, 100% दोनों काम होंगे। इसमें कोई मुझे जरा सा भी न संदेह है, न ये लगता है कि इसमें कोई दाएं बाएं होगा। इसको समझिए जरा, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो तो ट्रंप लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप जहां खड़े हैं वो अगर ये सब नहीं करेंगे तो पुतिन के साथ वो बातचीत के टेबल पर बैठने की स्थिति में नहीं है। जेलेंस्की के साथ वो बातचीत की टेबल पर बैठने की स्थिति में नहीं, जिस जेलेंस्की को उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में बुलाकर अपमानित कर दिया था। भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए जो आतुरता है, ये कोई भारत के हित में नहीं है, अमेरिका के हित, अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के लोग, उनकी अपनी मुश्किलें। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें जो ट्रंप कर रहे हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। जाहिर है कल को जब उन्हें कुछ करना होगा तो ये बातें तो उन्होंने कही है ना, जब इधर ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तो वो बात आगे नहीं डील इनको चाहिए, डील चाहिए ही चाहिए, अमेरिका को चाहिए, जितनी भारत को चाहिए उतनी अमेरिका को चाहिए। अच्छा, एक अब ट्रंप डबल गेम खेल लेंगे, कितने माहिर हैं। कल की एक और बड़ी घटना ने इसका ताजा उदाहरण हमको दिया। कल इजराइल ने कतर में एयर स्ट्राइक कर दी। ये बहुत बड़ी घटना थी, दुनिया की बहुत बड़ी घटना थी। इजराइल के फाइटर जेट्स ने कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया और इजराइल के टारगेट पर हमास लीडर्स का ठिकाना था। इजराइल के हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। ऐसा बयान भी नहीं आता कभी जैसा उन्होंने दिया कि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, ये हमने ही सोचा और हमने ही किया, इसमें हमारे साथ और कोई नहीं। शायद वो अमेरिका को बचाना चाहते थे, क्योंकि अभी कतर के राजा ने जो है एक बोइंग विमान गिफ्ट किया था, अभी तो किया था कुछ महीने पहले, हाँ, अरबों रुपए का। 1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की बात की थी अमेरिका में उन्होंने, और उसके 4 महीने के अंदर जाकर के इजराइल बम मार देता है। और वो भी कब? पूरी दुनिया में कतर की जो इस वक्त पोजीशनिंग है वो एक मीडिएटर की है। कुछ लोग नाराज भी रहते हैं कतर से कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देता है। हमास का हेड ऑफिस वहां पर है। जब तालिबान से बात करनी थी अमेरिका को तो भी कतर में ही बात होती थी। तो सारे ऐसे लोग जो हैं जो किसी एक दूसरे के हिस्से में जो है बैन होते हैं या आतंकवादी करार दिए जाते हैं, उनसे भी बात करने के लिए जब करनी होती है तो लोग दोहा जाते हैं। इसीलिए दोहा एक तरीके से बड़ी सेफ सिक्योर प्लेस मानी जाती थी। लेकिन कतर अब ये सोच रहा होगा कि मैं किसके साथ हूं। अभी 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो दिखाने के लिए से ईरान ने कतर में ही अमेरिका के बेस पे हमला किया। अब अमेरिका का साथी हमला कर देता है, पहले दुश्मन अब साथी हमला कर रहा है। अब इसके पीछे ट्रंप की सहमति थी या नहीं थी, ये सवाल हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इजराइल ऐसा काम करेगा और अमेरिका को नहीं बताएगा, ये मुमकिन नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो हुआ उससे मैं बहुत नाखुश हूं, लेकिन कोई पहले तो उनको ये बताना चाहिए क्या उनको मालूम था कि इजराइल ऐसा करने जा रहा है और इजराइल किस हद तक अपने दुश्मनों के पीछे पड़ता है। ये एक तो उसने मीडिएटर के घर में जाकर के मारा और उस वक्त मारा जब अमेरिका के प्रपोजल को, सीज फायर प्रपोजल को पर बात करने के लिए हमास की सारी बची कुची लीडरशिप वहां पहुंची हुई थी। 12 जगहों पर बमबारी की है
फाइटर जेट्स ने इजराइल के। तो इस पर नेतन्याहू ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। A surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. अब अमेरिका की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि हमें बताया इजराइल ने कि यूएस आर्मी ने हमको बताया कि हमला होने वाला है और हमने कतर को बता दिया था, और कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे साथ बड़ा जोखिम उठाता है, वो दुनिया भर की ऐसी घटनाओं में उनको सुलझाने के लिए, क्राइसिस को सुलझाने के लिए। लेकिन हमास का खात्मा जो था वो हुआ है, तो वो ठीक ही हुआ है। यहां भी आप देखिए डबल गेम। इसलिए आज दुनिया कह रही है कि ट्रंप पर कौन भरोसा करे? कोई दोस्त भरोसा कर सकता है क्या ट्रंप पे? यही तो मैंने कहा कि भाई हम लोग थोड़ा जल्दी नरम हो जाते हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? और जो समीर साहब ने कहा ना, वो बात ठीक थी कि यदि इतनी दोस्ती लग रही थी उनको हमारे से भारत के साथ, तो पहले कहते भाई ये 25% पेनल्टी तो हम आज खत्म कर रहे हैं, फिर बाकी टैरिफ की डील्स पर बात करेंगे। ये तो कम से कम किया जाए, क्योंकि पेनल्टी तो कोई डील का हिस्सा नहीं है ना। पेनल्टी और टैरिफ में फर्क है। पेनल्टी तो आपने कहा गुस्सा हो गया हूं मैं, नहीं पेनल्टी लगा दी। उसका क्या, उसने तो जहाज भी दे दिया, $1 ट्रिलियन कह रहा है मैं इन्वेस्ट करूंगा। 2,500 करोड़ रुपए का जहाज था सर, गिफ्ट किया है, बताइए। तो वो कह रहे, लेकिन हम तो हमारी चिंता करें कि क्या हमें उस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि एंगेज होने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी में बिना एंगेज हुए नहीं हो सकता। हम कह दें कि हम खड़े हो जाएंगे कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, जो जयशंकर जी ने कहा कि कुट्टी नहीं है, तो कुट्टी होती नहीं है डिप्लोमेसी में। ठीक है, एंगेज करने से ही कोई रास्ते निकलते हैं। हो सकता है अभी ट्रंप साहब थोड़े दबाव में आए हैं, और ये तो तय है कि वो पेनल्टी को वापस करेंगे ही। उसके बिना तो वैसे भी भारत कोई बहुत आगे बढ़ने वाला नहीं है कि आप कहें कि 50% वो लगाए रखें टैरिफ और हम वहां पर जाकर बैठ जाए। मुझे उसकी संभावना नहीं लगती वो, लेकिन उनको पहले ये काम करना चाहिए था कि पेनल्टी कम से कम हटा दें। और मैं यूएस में बात हो रही थी कल, मेरे सिएटल में बात हुई, कैलिफोर्निया में बात हुई, वहाँ पर भारतीय जो है ना, वो अमेरिकी राजनीति पर बहुत दबाव बनाए हुए हैं कि ये सब नहीं चलने वाला है। इंटरनल प्रेशर इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा बना। आप इस पर कुछ बता रहे थे और कुछ ये थोड़ी चिंता की बात है, और कई बार लगता है ना कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्य सरकारों को कैसे बात करनी चाहिए। हमें याद है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बयान से कोविड के समय में एक बार सिंगापुर से हमारे रिश्ते कैसे हों उस पर मुश्किल आ गई थी। इसके बाद भी एक बयान ऐसा आ गया था जब वो भगवंत मान जी ने कह दिया था कि छोटे छोटे देशों में वो जाते हैं, वहाँ से सम्मान लेके आते हैं, तो फिर भारत को सफाई देनी पड़ी थी कि भैया छोटा बड़ा देश नहीं होता है। अब ये पिनराई विजयन साहब हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं, वामपंथी हैं, ये तो आपको पता ही है। इन्होंने इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं बेजेलेल स्मोट्रिक, इनको जो भोज दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है, और इन्होंने गाजा का सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आप हमास के साथ खड़े हैं? क्योंकि भारत के लिए तो इजराइल मित्र देश है, भारत के लिए फिलिस्तीन भी मित्र देश है, लेकिन इजराइल भारत के साथ हर किसी भी मतलब कैसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी इजराइल ने कभी इफ बट नहीं लगाया है, अभी तक तो नहीं लगाया। यानी भारत नहीं भी जब स्वीकार करता था उस, अब वो रिश्ते ठीक हुए। आप हमारे देश के एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरह से
इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने लिखा है कि आप उस देश के मंत्री को होस्ट कर रहे हैं जो जेनोसाइड कर रहा है। बिल्कुल नरसंहार की बात वो कर रहे हैं। तो सवाल यही कि क्या भारत की विदेश नीति को जो नेता है हमारे देश को समझने के तैयार नहीं, संबंध बिगड़वाना चाहते हैं। ऐसे इस हमले पर भी भारत ने बहुत सधा हुआ रुख दिखाया, निंदा नहीं की है इस हमले की भारत ने। कतर हमारा भी दोस्त है। नहीं, कतर हमारा भी दोस्त है, कतर अमेरिका का बहुत दोस्त है और कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमेरिका ने उठाई थी। जब इजराइल और अमेरिका इतने करीबी, नेतन्याहू और ट्रंप की इतनी गाढ़ी दोस्ती है और मतलब अमेरिका और इजराइल के इतने संबंध है, उसके बाद इजराइल बिना बताए ट्रंप प्रशासन को कतर पर हमला करता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है ना। तो इजराइल पे बहुत भरोसा करना है किसी के लिए ठीक नहीं है। इजराइल कभी भी किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे सकता है, वो किसी का नहीं है। जब वो अमेरिका को धोखा दे सकता है कि जिसके पास कतर की जिम्मेदारी थी, तो मुझे लग रहा है, और ट्रंप ने कहा है कि मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं। आप इसमें अमेरिका को इतना मासूम क्यों मान रहे हैं? नहीं, मासूम नहीं मान रहा हूं, लेकिन ट्रंप ने कल बहुत स्पष्ट बोला है इस बात को लेकर कि भाई जो हुआ मेरी जानकारी में नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं हूं। लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि ठीक है भाई, अगर वहां पर जाकर आतंकवादी अगर मारे जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इससे बहुत सहज नहीं है कि भाई आप इतना बड़ा हमला करने जा रहे हो और आप एक दोस्त को बता भी नहीं रहे हो जिसका जिम्मेदारी ट्रंप प्रशासन के पास है। तो मुझे लग रहा है कि इजराइल ने भी मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन को बताया है कि भाई एक लिमिट के बाहर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हमें अगर लगेगा कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो हम कतर में भी जाके हमला कर सकते हैं, उसमें हमें आपकी परमिशन लेने, ये आपकी नॉलेज में बताने की जरूरत नहीं है। कतर बड़ा इन्फ्लुएंशियल देश है, अब कतर भी अपने तरीके से दबाव बनाएगा। अब देखिए ये मिडिल ईस्ट की राजनीति जो है वो किस ओर जाती है। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। कल देर शाम नतीजे आए और वही हुआ जो होना था। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के कैंडिडेट जीत गए, 152 वोट से वो जीते। उनको मिले 452 मत और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, साझा उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको मिले 300 वोट। 152 वोट से जीत हो गई सीपी राधाकृष्णन साहब की। यह बात सही है कि ये मार्जिन जो धनखड़ साहब का 2022 में था उससे कम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनडीए की ताकत ही तब से अब काफी कम हो गई है। 300 प्लस पर बीजेपी थी, वो 240 पर है, तो सीधा सीधा अंतर यही है। लेकिन फिर भी इसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो पॉलिटिकल और मॉरल विक्ट्री हमारी और हार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इसमें अब एक जानकारी आ रही है, वो मैं आपको बताता हूं। जो क्रॉस वोट हुआ है, जिसकी पहले बहुत चर्चा थी कि इधर क्योंकि विप लागू नहीं है तो एक पार्टी का आदमी अपनी पार्टी लाइन से बंधा हो जरूरी नहीं है, गुप्त मतदान है, वो दूसरे को वोट दे सकता है, और वो हुआ। ऐसा लगता है, भले ही सीधे सीधे कैसे वोट दिया ये नहीं पता लगा हो, लेकिन वोट खराब जरूर किए गए। मैं कह रहा हूं, चलिए कह देता हूं हुए। अब उसमें कितनों ने जानबूझ के किए ये पार्टियां ही पूछ रही हैं। 15 वोट इनवैलिड हो गए। और अभी जो कुछ जानकारी आ रही है, अभी क्योंकि इसकी कोई ऐसी कभी कोई औपचारिक पुष्टि कभी नहीं होने वाली, ये खबर हमेशा सोर्सेस से ही रहेगी, उसमें यह कि 10 से ज्यादा वोट उसमें शायद इंडिया गठबंधन के सांसदों के थे। उसमें अलग अलग पार्टियों के नाम भी आ रहे हैं, पार्टियों का नाम लेना अभी ठीक नहीं है, और जानकारी है कि तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो ऑपोजिशन कैंप के बताए जा रहे हैं। 10 सांसदों के वोट जो हैं वो जो टोटल 15 में से वो इधर के थे। इसमें आम आदमी पार्टी के 3 बताए जा रहे हैं वोट, आरजेडी के 2, जेएमएम का 1 वोट बताया जा रहा है, और शिवसेना यूबीटी के 2 सांसदों के वोट खराब हुए, इनवैलिड हुए। क्या वजह रही होगी? आपने जहां टिक करना था वहां नहीं किया, जहां वरीयता लिखनी थी वहां नहीं लिखी, कुछ और लिख दिया, कोई सिग्नेचर कर दिया, किसी भी वजह से सेट फॉर्मेट में वोट नहीं डाला तो वोट इनवैलिड हो गया। 15 वोट। आज किसी ने लिखा भी है, या तो हमारे सांसद जो हैं वो इतनी सिंपल सा काम, एक वोट डालना, वो नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे सांसदों की क्वालिटी बताता है। प्रशिक्षण मिलने के बाद भी, प्रशिक्षण मिलने, दोनों कैंपों ने प्रशिक्षण दिया था। एनडीए ने 2 दिन की वर्कशॉप दी थी, इंडिया गठबंधन ने 1 दिन का मॉक पोल किया था। इसके बावजूद वोट खराब हो रहे हैं। तो फिर नियत पर बात आती है कि आपने जानबूझकर अपना वोट खराब किया है, किसी की मदद करने के लिए आपने अपना वोट खराब किया। अब एक दूसरे के कैंप में सेंध लगाने के प्रयास तो हो ही रहे थे, ये तो खुलेआम चल रहे थे। और एनडीए वाले कह रहे थे कि उनके बहुत से लोग हमारे संपर्क में, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बीजेपी के बहुत से लोग टूटेंगे, इनके सहयोगी बहुत सारे टूटेंगे। अब वो हो गया है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 14 सांसद एब्सटेन हुए हैं, जिसमें बीआरएस, अकाली दल और बीजेडी वो इसमें नहीं रहे। लेकिन अभी जो वोट खराब हुए, इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता चिंता जता रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग अगर हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कथाकथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है, और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है
तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। अब देखिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं तथाकथित तौर पर क्रॉस वोट हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए। मतलब कौन लोग हैं जो हमारे बीच में हैं लेकिन काम उधर वालों का कर रहे हैं। इमरान मसूद, ये भी कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने कहा कि सरकार ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराने के लिए सारी कोशिशें की, लेकिन पिछली बार के मुकाबले विपक्ष के इस बार 14% ज्यादा वोट आए। ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। दो अलग अलग बातें एक एक करके बात करते हैं। इमरान मसूद ने जितनी भोलेपन से ये बात कही ना, हम बढ़ ही रहे हैं, ठीक, बात तो बड़े। उनको पिछली बार उनको 26% वोट मिला था उपराष्ट्रपति चुनाव में, इस बार 40% वोट मिला है। लेकिन इसमें हैरानी नहीं है भाई, ये होना ही था। एनीवे, पहले बात करते हैं ये क्रॉस वोटिंग की और ये वोट खराब होने की। तो क्रॉस वोट का कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन खराब वोट का डेटा जरूर आ गया है और कई पार्टियों के सांसद जो है वोट नहीं डाल पाए ठीक से। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मैंने ट्रम्प वाली बात पे कहा था कि राहुल जी के लिए बुरा लग रहा है। अब मैं कह रहा हूँ राहुल जी को बुरा ही नहीं लग रहा, हम लोग परेशान हैं। कहा जाता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। जिसने कैंडिडेट खड़ा किया, जिसने कहा कि हम संघ के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति ले आ रहे हैं जो बाद में नक्सलवाद का समर्थक हो न हो, लेकिन अमित शाह ने आरोप लगाया, पूरा चुनाव नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद पर चला गया। पहली बार आज तक के चुनाव में ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, वरना नहीं होता था कभी। और वो वहां कोई चिंता ही नहीं है, हम लोग बेवजह जो है सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कितनी कंफ्यूज्ड है जरा सोचिए। इमरान मसूद प्रसन्न है, 14% वोट बढ़ गए। जयराम रमेश प्रसन्न है, हम नैतिक को उस तरह से जीत गए। और मनीष तिवारी कह रहे हैं इसकी जांच कराएंगे क्रॉस वोटिंग की। अरे भाई, जब ये अंतरात्मा की वोट पर उस पर चुनाव होता है तो अंतरात्मा जागी। और ये तो सुखद है कि अभी भी हमारे सांसदों की अंतरात्मा जागती है। कई लोग तो ये कह रहे थे कि आत्मा अंतरात्मा ये नेताओं की होती ही नहीं, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उनका सिर्फ शरीर होता है और कुछ होता नहीं है। तो ऐसे बात होने लगी। गलत तरीके की गलत अंतरात्मा जग गई ना, दूसरे साइड की जग गई, मतलब अपने साइड की जग गई। अच्छा, ये बताइए कौन इस वक्त नक्सल समर्थक कहलाना पसंद करेगा, बताइए, ये जरा बताइए। नहीं, जब बात ही वही आपने कर दी तो सब चले गए संघी के साथ, संघी उपराष्ट्रपति बन गया। तो संकट तो है ये बड़ा, देखिए। और उसके बाद कह रहे हैं लड़ाई है। ऑपोजिशन कह रहा था कि हमें हमारे 315 लोग हैं और सबने वोट डाला। पहले 352 कह रहे थे, फिर 325 आया कि 325 तो हमारे तय हैं। दोनों के बीच में 100 का अंतर था, यानी उधर 100 वोट ज्यादा थे। उसके बाद ये संख्या 315 आई और 315 में 15 इनवैलिड हो गए। तो भैया ईवीएम से क्यों नहीं? वही बात है ना, पहले लग रहा था 100-115 का मार्जिन रहेगा। टालिए नहीं इसको आप। हाँ, ईवीएम से वोट करा देते। ये सांसद महोदय लोग जब इतने समझदार नहीं हैं कि वो गड़बड़ कर दें तो ईवीएम से वोट कराई ना। वहां भी गलत बटन दबा सकते थे। नहीं, वहां गलत नहीं दबाने की जरूरत नहीं थी, वहां पर बटन ही गलत दबता है ना। मैं कह रहा हूं वहां जिस पे जाएगा गलत ही जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, ईवीएम पर ये इंपॉर्टेंट बात है। 115 वोट का अंतर होने का अनुमान था बीजेपी की साइड को कि हम 100-125 वोट से जीतेंगे। ठीक है, 115 कल देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे। वो आंकड़ा हो गया 152 और इंडिया गठबंधन कह रहा था 315, वोट पड़े 300 उसको। तो ये भी मान लें कि 15 सारे वोट इनवैलिड अगर इनके नहीं भी थे, सारे 15 या तो आपके इनवैलिड हो गए ऑपोजिशन के, चलिए उसमें से कुछ मान लेते हैं दूसरी तरफ के भी थे, हालांकि 10 से ज्यादा थे इनका ऐसा बताया जा रहा है। तो फिर कुछ लोगों ने क्रॉस वोट भी किया। यही बात मनीष तिवारी कह रहे हैं और ये चिंता की बात होनी चाहिए। जब ऑपोजिशन इतना अपबीट है, अभी आपने लोकसभा चुनाव में भी अपना दम दिखा दिया, पहले से बेहतर परिस्थिति में आप हैं, तो आपका सांसद भी आपके साथ होना चाहिए था ना, तो वो क्यों गया दूसरी तरफ? देखिए, तय था, मतलब अपन लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि भाई इस बार इंडिया गठबंधन से वोट टूटेंगे। अब अंतरात्मा की आवाज कह लीजिए या फ्लोर मैनेजमेंट कह लीजिए या राहुल गांधी का जिस तरीके से मलेशिया चले जाना,
और किसी मतलब सांसदों से बात न करना। हो सकता है कि लोगों को भाई हमारे नेता के विपक्ष के नेता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो मलेशिया जा रहे हैं और जिस तरीके से बिल्कुल भारी मन से विपक्ष के नेता आपस में बात कर रहे थे इसको लेकर, किसी तरह की उनमें एकजुटता दिख नहीं रही थी। देखिए 2022 में भी क्या हुआ था, 2022 में जब चुनाव हुआ था और जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुने गए थे तो उस चुनाव में भी 15 वोट खराब हुए थे और तब भी कांग्रेस का ये बयान आया था कि जो 15 वोट हुए इसमें से 12 वोट कांग्रेस के खराब हुए थे। तो कांग्रेस के नेता तब भी कह रहे थे कि भाई इतना प्रशिक्षण हमने दिया, इतना बताया और सांसदों को मालूम है कि कैसे वोटिंग करना रहती है, उसके बाद भी ये वोटिंग जानबूझ के क्या वोट खराब कर आते हैं। ये मानना सर बिल्कुल गले नहीं उतरती बात कि कोई गलती कर सकता है। जानबूझ कर वोट खारिज कराए जाते हैं। कई लोगों को भाई गए, उन्होंने हो सकता है जानबूझ कर वोट खारिज कराया गया, मुझे लगता है जानबूझ करके उन्होंने वोट खारिज किए। यह सीधा सीधा बता रहा है कि उनका इंटेंशन क्या था और उसके अलावा जो वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन जी को टूट कर वो मिले, वो भी तो चिंता का विषय है। जब आप ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास विपक्ष पूरा एकजुट है और इस बार तो हम एनडीए के गठबंधन में सेंध लगाने वाले और राहुल गांधी के हॉटलाइन पे चंद्रबाबू नायडू जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा खेल हो सकता है। वो वाला मत कहिए सर, प्लीज, हंसी आ रही है। वो वाला मत कहिए कि उनके हॉटलाइन पे ये, अरे लोग तो सरकार गिरा दे रहे थे कि पीएम भी 9 को बदल वही कह रहे थे कि भाई अब 9 तारीख का वोटिंग हो जान दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 3 महीने के अंदर इस्तीफा दे देंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा मतदान होने वाला है। तो और अभी जो सांसद, कांग्रेस के सांसद बोल रहे थे कि भाई हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, तो ये 2024 के समान ही कि जब परिणाम आया तो पूरा कांग्रेस में उत्साह बन रहा था, उसी अनुपात में लेकिन वोट होना था। उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम नेता प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो क्या हुआ, राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गई, हमारे लिए खुशी की बात है, हम 52 से 99 पे चले गए। तो अगर वो 99 को अपने लिए बहुत बड़ी जीत मान लेते हैं तो वैसे ही स्थिति उनके साथ है। ये कुछ तो कहना है, वो तो बात सही है। वो ये विपक्ष भी जानता था नंबर उनके पास नहीं है, नंबर बढ़ के आए हैं। तो मतलब पिछली 2022 के नंबर नहीं थे, विपक्ष जानता था, लेकिन इतनी बड़ी सेंध लगेगी क्या विपक्ष जानता था? ये तो जानकारी होना चाहिए ना कि आप पूछना चाहते हैं। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं तो सर देखिए लेख फेक भले बहुत लिख लूँ, किताब नहीं लिख पाता हूँ सर। मोरल विक्ट्री पे कोई बुक आपकी प्लान है? मोरल विक्ट्री पे कल किसी पत्रकार ने लिखा ये एक्स पर कि ये कह रहे हैं कि ये हमारी मॉरल और पॉलिटिकल विक्ट्री है, तो फिर उपराष्ट्रपति भी जो है रेड्डी साहब को बना देना चाहिए। और कैसे जीत होती है, पॉलिटिकल और मॉरल विक्ट्री? यही तो होता है। देखिए इसमें जो हमने 3 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, ये हमारी सुविधा के लिए कर रखे हैं। जो अमान्य वोट कर रखे हैं हमने, जो इनवैलिड वोट है। दूसरा आपने कर रखा है गैर हाजिर वोट, एब्सटेन वोट होता है। और तीसरा वोट आपने किया क्रॉस वोट। 3 वोट हैं, ये हमने क्लासिफाई करने के लिए अच्छा कर दिया। बाकी मेरे हिसाब से जितनी मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की उसमें तीनों एक ही है। आप कैसे क्रॉस वोट करते हैं ये आपको तय करना है। जैसे पार्टी बचाने के लिए जेडीए, क्या नाम है उनकी पार्टी का, पटनायक साहब की बीजेडी और बीआरएस ने एब्सटेन कर दिया, अकाली दल भी हो गया, क्रॉस वोट अकाली दल भी हो गया। कुछ लोगों ने खारिज कर दिया, वोट को रिजेक्ट कर दिया। कैसे करना, इसको मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग हिम्मत करते हैं तो वो क्रॉस वोट कर देते कि देखी जाएगी जो होगा। बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते तो वो रिजेक्ट कर देते वोट। लेकिन इसका मतलब हुआ कि 15, 30 और 14 44 वोट क्रॉस वोट हुए एनडीए के सपोर्ट में। और इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई भी पार्टी हो, एनडीए नहीं, सरकार में जो भी पार्टी होती है उसके पक्ष में ही क्रॉस वोट होता है मोटे तौर पर। यदि कोई सरकार में बहुत बड़ी नाराजगी हो जाए तो अलग बात है, कई बार होता है कि कोई सहयोगी गठबंधन नाराज हो गया तो वो करते हैं। नॉर्मली विपक्ष की तरफ से ही क्रॉस वोट होता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन आप रखने कि सारे विपक्ष के हो गए कि नहीं हो गए, होते ही उनके। हाँ ठीक है। और यदि आप उनको वोट्स को देखेंगे खारिज कैसे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खारिज किए गए। अब वो थोड़े से कमज़ोर लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्रॉस वोट करेंगे तो। और इसको भी आप समझ लीजिए कि वोट भले ही ये हम सब लोग कहते हैं सीक्रेट वोट है, पार्टी का जो लीडर होता है, पोलिंग एजेंट रहता है, वो एक आदमी की शक्ल से जानता है कि किसने क्रॉस वोट किया है, पता चल जाता है। हाँ, और वो तो पार्टी एजेंट की बात छोड़ दीजिए, समीर जी से पूछ लीजिए नाम, यदि आपको पूछने हो तो वो भी आपको बता सकते हैं। देखिए पार्टियां मैंने बता दी, हम नाम तो आप लोग बताएंगे ना। सवाल तो सर से फिर बनता है सर, वो जो बढ़िया वाली तस्वीर आई थी प्रियंका जी और शशि थरूर जी वाली, तो वो अंतरात्मा वाली लग रही थी या कैसी लग रही थी? मन मिले हुए थे। नहीं सर, और राज्यसभा में अभी जो वोटिंग होती है तो सांसदों का 2022 का तो एक एग्जाम्पल है कि एक सांसद से पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने अपने पेन का इस्तेमाल किया। तो उनसे कहा भाई जो पेन दिया जाता है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको बताया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। तो उसने कहा था नहीं, मुझे दूसरे के पेन पे भरोसा नहीं, मुझे अपने पेन पे ही भरोसा है, मैं अपने पेन से करके आया हूं। वो लोग हैं जो खुद वोट देके अपने पेन से, मुझे दूसरे के पेन पे भरोसा नहीं है, मेरे अपने पेन पे भरोसा है। पॉलिटिक्स वोट। एक चीज और जोड़ दूं मैं, मसूद साहब ने
कितना परसेंट बोला, 14% 15% वोट बढ़ गया। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, 31.5% वोट अपोजिशन का लोकसभा में बढ़ा, समझे, और 8% कम हुआ उनका, तो करीबन 25% सीट्स बढ़ गई हैं उनकी टोटल में। 19 के मुकाबले में 24 में लोकसभा राज्यसभा, वोट बढ़ा 14%। तो वोट बढ़ा 14%। ये केवल ये असली अरिथमेटिक है। 25% वोट बढ़ गया था लोकसभा इलेक्शन में, और लोकसभा और राज्यसभा मिला के लोकसभा में तो 31% बढ़ गया, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई के हिसाब से, और वोट बढ़ रहा है, इस 14%। चुनाव में वोट बढ़ रहा है 14%। तो वो बाकी 10% वही जो आपने 3 कैटेगरी बताई उसमें चला गया। नहीं तो फिर वही राहुल जो समीर जी ने कहा है ना कि राहुल जी मलेशिया चले जाएं, सांसद बेचारे उधर भी नहीं जा सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई लगभग कंक्लूजन पर आ चुकी है, बिहार में एसआईआर हो चुका है, अब पूरे देश के अंदर एसआईआर होगा। उसके लिहाज से आज एक इंपॉर्टेंट डे है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आगे का क्या रवैया होगा वो डिपेंड करता है। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करवाना चाहता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सीधे सीधे शब्दों में पूरे नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करना पूरे देश की। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज एक बैठक बुलाई, जिसमें सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सारे राज्यों के सीईसीज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जिसमें वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े प्रस्ताव होंगे, और चुनाव आयोग इसी साल के अंत में कुछ राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर देगा, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, जैसे कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। यहां एसआईआर को लेकर ऑलरेडी बड़ा विरोध हो रहा है। बंगाल में अब ममता बनर्जी ने यह कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है चुनाव आयोग के ऊपर, फिर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि आधार को मान लिया जाए, उन्होंने कहा आधार ही नहीं, वोटर कार्ड को भी मानो, वोटर कार्ड भी मेरे वोट की पहचान है। तो अब ये नए सिरे से एक हंगामा जो है वो शुरू हो सकता है पूरे देश में एसआईआर को लेकर के। लेकिन वही बात है कि बिहार में ये मामला लगभग खत्म हो गया। अब आप माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने खूब की है, उसका असर तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज पर तो रोक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई, तो एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो क्या ये पूरे देश में ठीक ठाक तरीके से और शांति से ये काम हो जाएगा, या इस पर अभी और हंगामा होगा? सवाल ये है। सर, क्या लगता है आपको? राजनीतिक तौर पर तो बहुत हंगामा होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करना ही चाहिए, करना चाहिए। हाँ, और एसआईआर से सारी देश भर की जो लिस्ट है, राज्य की, लोकसभा की, सब को साफ कर लेना चाहिए एक बार, और सबके फायदे की बात है। भले ही आपको लगता हो कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, आज नुकसान हो रहा है, कल नुकसान हो रहा है, लेकिन अंतिम रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद है कि एक अच्छी संशोधित इलेक्टोरल लिस्ट हो और उसके आधार पर वोट किया जाए, और उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से मिलकर इसको, पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि चुनाव आयोग की एक्सरसाइज मत समझिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो वो भी उसके साथ मिल जाए, मतलब कोऑपरेट करें। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो हो जाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में तो 4 वोट गलत जाएंगे, सही जाएंगे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और मैं, हालांकि ये फिर वही कंट्रोवर्सी वाली बात होगी, मैं समझता हूँ कि अब सरकार के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये वक्त आ गया है कि सिटीजनशिप के इशू को रिजॉल्व किया जाए, कि एनआरसी ले आए। एक बार एनआरसी बन जाएगी, फिर ये झंझट ही खत्म हो जाएगा ना एसआईआर का, और सब चीज़ों को उससे एनआरसी से जोड़ दीजिए, आधार हो, वोटिंग कार्ड हो, बैंक हो, अकाउंट हो, सब कुछ। असली शुद्धिकरण वो है, असली शुद्धिकरण वो है, क्योंकि रोज फिर बहस होगी कि इस पे एसआईआर में होना चाहिए कि नहीं, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। तो आप कह रहे हैं कि केवल एसआईआर नहीं, ये एनआरसी तक जाना चाहिए, तक ही जाना चाहिए। मूल बात ही ये है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। सारे विवाद क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग क्या लेके गए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा होता है जब वो कहते हैं कि नागरिकता तय करने का अधिकार किसको है, होम मिनिस्ट्री की, यानी वो भी ये जान रहे हैं कि इसमें नागरिकता वाला मसला आएगा। तो जो बात विजय जी ने कही, मैं 100% उसी को आगे बढ़ाता हूं कि भारत की आज की जो स्थिति है, जो आंतरिक सुरक्षा के हालात हैं, जो देश के अगल बगल के देशों की स्थिति है, उसमें तुरंत आवश्यकता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वो लागू हो, हर व्यक्ति का अपना नागरिकता पहचान पत्र हो, दूसरी सारी चीजें उसके बाद होती रहेंगी। शुद्धिकरण तो वही है। नहीं तो देश उस विवाद से आगे बढ़ गया जो पिछली बार एनआरसी के नाम पे हुआ था। नहीं, करना पड़ेगा ना, नहीं वो करना ही पड़ेगा। और दुनिया भर के देशों में भी होता है ना, आप सारी जगह जाते हैं तो एक रजिस्टर तो होता है, और आप पासपोर्ट जो बना रहे हैं, पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं आप? कहीं बाहर जाने के लिए, पहचान है मेरी। तो पहचान काय की, किस चीज की पहचान है? नागरिकता की पहचान है ना। तो फिर बाहर जाने के लिए आपको नागरिकता की पहचान की जरूरत है, हिंदुस्तान में रहने के लिए नागरिकता की पहचान की जरूरत नहीं है। अब सर ये बात समझने वाले तो हो ना सामने। नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह सरकार को कहनी चाहिए
उनको कहना चाहिए कि हम उस सारी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं, और चुनाव आयोग को भी ऐसे ही कहना चाहिए कि हम सभी पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, और जब तक नागरिकता की पहचान नहीं होगी हमारा काम तो होगा ही नहीं। भाई वो किसका बना रहे हैं? भाई दो ही तो चीजें हैं ना, नागरिक और 18 वर्ष से ऊपर, उसके लिए जरूरी है कि आपको नागरिकता पहचान करनी पड़ेगी। और उसको सब ऑटोमेटाइज कर दे कि अपने आप उनकी एज का अपने आप सब जो बदलना है वो बदल जाए। जैसे डेथ सर्टिफिकेट भी है कि डेथ हो गई है तो अपने आप उसमें कैंसिल हो जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर की सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ये एसआईआर की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी या पूरे देश में लेकर जाने वाले हो। तो चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम पूरे देश के अंदर एसआईआर की एक्टिविटी लेकर जाने वाले हैं, और मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है, भले ही विपक्ष कितना भी इसका विरोध करे, पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। और सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, जिन राज्यों में चुनाव भी नहीं है, वहां पर भी होना चाहिए। सर एक खबर देखिए, सॉरी आपको मैंने रोका, एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में हंगामा, फसाद, और अब फ्रांस में बवाल शुरू हुआ है। आपको खबर दे रहा हूं फ्रांस की सड़कों पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भी वही धुआं, वही आग आपको दिखाई दे रही है। फ्रांस में इस वक्त माहौल बिगड़ा हुआ है, ये तस्वीरें आ रही हैं इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ। अभी तो प्रधानमंत्री बदले हैं वहां पर, बिल्कुल अभी बदले हैं, और ये बहुत मतलब गंभीर है अगर फ्रांस में इस तरीके से हुआ। पहले भी फ्रांस में बहुत जबरदस्त हमला हुआ था, जब पेरिस की सड़कों पर पूरी तरीके से आग की जरिया कर दिया गया था, और एक तबका जो था जो मुस्लिम कम्युनिटी का डोमिनेट करता था, उन लोगों ने किस तरीके से पूरे पेरिस को बंधक बना लिया था उस समय। तो मुझे लग रहा है कि अब फिर ये सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। अब इसमें कौन से कट्टरपंथी तत्व हावी है, देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से अभी ईद के दिन फ्रांस में रैली निकली थी, अभी 2 दिन पहले जब ईद थी, कितनी बड़ी रैली फ्रांस की सड़कों पर निकली थी मुस्लिम समुदाय की। तो क्या ये जो उपद्रव हो रहा है उस समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है? देखना पड़ेगा सर, पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि फ्रांस इमिग्रेशन पॉलिसी के मामले में बटा हुआ है बहुत ज्यादा। वहां पर एक धड़ा ऐसा है, और उसमें इमैनुअल मैक्रों को शामिल माना जाता है जो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं इमिग्रेशन के प्रति है, और लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति वो मिटाई जा रही है इमिग्रेंट्स के द्वारा। अब इसमें किस तरफ का गुस्सा ये सड़कों पर निकला है और क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है, ये अब थोड़ी देर में सारी डिटेल आएगी तो आपको बताएंगे। लेकिन फ्रांस की सड़कों पर भी आग, तो ये तो जब कभी हमारे आस पड़ोस में होता है या एशिया में कहीं होता है तो ये यूरोप के देश और अमेरिका कह देते हैं थर्ड वर्ल्ड में ये सब होता है, तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड है। फ्रांस में ये हो रहा है सड़कों के ऊपर, और लगातार हो रहा है, लगातार इस किस्म की खबरें जो हैं वो वक्त वक्त पर आ रही हैं। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, क्या अंतर करेगा इसमें कोई? एक नेपाल की तस्वीर, एक फ्रांस की तस्वीर है। दिख नहीं रहा है। फ्रांस में पिछले दिनों भी काफी वो बवाल वहां पर। प्रधानमंत्री जो बदले गए, ये मामला क्या था अभी? ये मतलब इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का अल्पमत हो गया, अच्छा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री उन्होंने अपने ही बहुत जबरदस्त सपोर्टर को वहां बिठा दिया है, इसकी भी एक वजह मानी जा रही है। अभी ये सारी डिटेल आएगी तो पता चले, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि विरोध करने वाले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अब इमैनुअल मैक्रोन को या उनकी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार, अल्पमत में। तो इनके यहाँ राष्ट्रपति सीधा चुना जाता है, सीधा चुना जाता है, राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है, और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार चुनती है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें फ्रांस से आ रही हैं। खूब हंगामा हो रहा है फ्रांस की सड़कों पर, इस वक्त आगजनी की जा रही है, सरकार की नीतियों का विरोध है। ये पेरिस की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी और उनका पुलिस के साथ आमना सामना हो रहा है। इमैनुअल मैक्रों सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए वहां पर ये ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से बवाल शुरू हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग, ये पूरा बवाल है, और इसकी वजह से अभी तक वहां सिर्फ पेरिस में कई जगहों पर ये
मेट्रो बंद कर दी गई है फ्रांस की। ओवरऑल वही है, एमेनुअल मैक्रॉन के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। अभी तक 75 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हुई है। जगह जगह वो इस तरह के प्रदर्शन दिख रहे हैं। और ये ब्लॉकॉन्स, अच्छा वो वही है, उसी को फ्रेंच में लिखा हुआ है वो ब्लॉकॉन्स 2। 80,000 पुलिस के लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और ये इसकी कॉल पहले से थी, आप ठीक कह रहे हैं, लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग, ये इस मूवमेंट का नाम है। और इसकी शुरुआत जो है वो ये बताया जा रहा है, जैसे अभी आपने कहा था कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हार गई इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी के प्रधानमंत्री जो हैं, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अपने किसी, आपने बताया यहाँ भी वही है कि हर हाल में अपने आदमी को बनाए रखना है। 4 प्रधानमंत्री अभी तक बदल चुके हैं, लेकिन जो असंतोष है वो इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ है। और वो जनता का असंतोष, या कहें कि जो अल्पमत में आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। जो अखबार बता रहे हैं वो ये कि फ्रांस की जो सरकार है, इमैनुअल मैक्रोन की सरकार, इसके कार्यकाल में फ्रांस का जो वो है डेफिसिट, बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हाईएस्ट है यूरोप के अंदर शायद। मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 44 बिलियन यूरो का डेट है फ्रांस के ऊपर। और अब ये सरकार प्रयास कर रही थी कि इस कर्जे में कुछ कटौती की जाए, इस डेफिसिट को कुछ कम किया जाए। इससे शायद लोगों को ये अंदेशा हुआ कि सरकार अपनी पॉलिसीज में या योजनाओं में कुछ कटौती करेगी। मोटे तौर पर ये आप कह सकते हैं कि सरकार की अलोकप्रियता है ये जो इस वक्त दिखाई दे रही है। वैसे भी वो फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी ये इमैनुअल मैक्रोन की, कोएलिशन गवर्नमेंट थी ये। ये बड़ा प्रदर्शन है देश भर में, यानी फ्रांस में 1 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। 90% वहाँ की जो नेशनल रेल है, SNCF, वहाँ जगह जगह इश्यूज आए हैं। जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें मुश्किलें आई हैं। और ओवरऑल जो जितने भी हाईवेज हैं, सड़कें हैं, उस पर भी जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरिस का प्रदर्शन है, ये पूरे फ्रांस में ये प्रदर्शन दिख रहा है। 2022 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रोन, तब से अब तक 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं जी। तो ये हालत है फ्रांस की। फ्रांस की सड़कों पर आज जबरदस्त आगजनी, हंगामा, हिंसा देखने को मिल रही है। इमैनुअल मैक्रोन सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और सरकार की नीतियों का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। और ये जो मूवमेंट है लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग, इस नाम से एक ये ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया गया था। और आज के दिन की कॉल दी गई थी कि आज चाहे सड़कें हों, चाहे पुल हों, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ट्रैम्स हो, बसेस हो, रेलवे स्टेशन हो, सब चीज़ ब्लॉक कर दो। मतलब चक्का जाम जैसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये पूरे देश का चक्का जाम करने का कॉल आज का दिया गया था। और उसी सिलसिले में आप ये हंगामा होता हुआ वहाँ पर देख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जिन लोगों ने ये कॉल दिया, ये फार लेफ्ट सिंपथाइजर्स हैं। फार लेफ्ट वो लोग, ये अल्ट्रा कह सकते हैं। हाँ, अल्ट्रा लेफ्ट लोग इसमें जो हैं वो शामिल हैं। और इसकी वजह ये है कि जो बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट ही कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उधार बढ़ता जा रहा है बेसिकली। तो उसको अब इमैनुअल मैक्रोन, बजट ने उसको फिस्कल डेफिसिट वही मैं मिस कर रहा था। और एजुकेशन पर वहाँ पर उन्होंने बजट कम कर दिया है, तो उसको जी, लेकर सरकार अपने खर्चे कम करना चाह रही है और ये उसका विरोध कर रही है। एक लाइन, सरकार चाहती है कि ये कर्जा कम किया जाए, खर्चे कम किए जाएं। उसका जाहिर है कुछ स्कीम्स के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे आंदोलन वहाँ पर कुछ साल पहले भी हुए थे और तब वो कई महीनों तक चले थे। और उसके बाद वहाँ फ्रांस की सरकार को 20 बिलियन यूरो अतिरिक्त खर्च करने पड़े थे इन लोगों की मांग पर। इस बार ये फिर वही चाहते हैं कि सरकार अपने खर्चे में कटौती ना करे। उसको लेकर के ये सारा हंगामा जो है वो किया जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन परेशान इसलिए क्योंकि उनके पहले उनका जो प्रधानमंत्री था वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गया, तो उनको एक दूसरे व्यक्ति को बनाना पड़ा। वो राइट अलाइन, थोड़ा राइट माइंडसेट वाले आदमी माने जाते हैं जो अब नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं। 80,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरे देश के अंदर तैनात किए गए हैं आज के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। और दूसरी ओर ये आपका नेपाल है जो दिखाई दे रही है आपको दूसरी तस्वीर में। तो यहाँ एशिया का नेपाल, यानी भारत का पड़ोस, और वहाँ यूरोप का शक्तिशाली देश फ्रांस, एक जैसी ही हिंसा जो है वो देख रहे हैं। कई मायनों में समानता भी है। यहाँ भी तो पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गुस्सा था, वहाँ भी इस वक्त वही दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ भी वही है कि करप्शन था, नेपोटिज्म था। और वहाँ भी जब मैं एक स्लोगन देख रहा हूँ तो वो भी वही है, मनी फॉर वेजेज नॉट फॉर वॉर।
तो वो कह रहे हैं कि आप जनता पे खर्च करिए, हमारे ऊपर खर्च करिए। और एक और अगर आप कहें कि समानता क्या है, तो यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का करप्शन था, उस पर ये अल्ट्रा लेफ्ट के लोग थे। वहाँ भी ये जो पूरा मूवमेंट है वो लेफ्ट के लोग चला रहे हैं। और एक चीज़ देश के लोगों को जानना ज़रूरी है, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, कोरोना में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 27% प्लस माइनस चली गई थी, 27% से अधिक नीचे चली गई थी। उसके बावजूद हमने अपना फिस्कल डेफिसिट बचा कर रखा है। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा वित्तीय अनुशासन वाले देश में है। और जिस ऑस्टेरिटी मेजर्स की आज बात हो रही है, आज हर जगह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का साइज छोटा करो, कम खर्चे सरकारों पर को, ये काम नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के साथ किया। तो कई बार जो भारत में लोग कहते हैं ना कि अच्छा यहाँ क्यों नहीं गुस्सा आता, गुस्सा आता है लोगों को, लेकिन यहाँ की सरकार ने, जिसको हम बार बार कहते हैं रिफॉर्म वाले मेजर्स, वो स्टेप्स अपने आप समय समय पर सरकार लेती रहती है। हम वित्तीय अनुशासन के मामले में कमाल का काम कर रहे हैं। अब आपने कहा स्पेंड ऑन वेजेस नॉट वॉर्स, ये लोग ये कह रहे हैं। हाँ, तो अभी तो यूक्रेन में सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पीछे से हथियार से, पैसे से ये सारे यूरोप के देश खड़े हैं और फ्रांस अग्रणी है उसमें। अभी ये 26 देशों ने मिलकर के एक फैसला किया कि हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। तो वो बैठक पेरिस में हुई थी, उसको लीड इमैनुअल मैक्रोन कर रहे थे। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम जंग कर रहे हो, उस पर पैसा खराब करते हो और फिर कहते हो कि हम कर्जे उतारेंगे और अपने खर्चे कम करेंगे। तो पहले वहाँ पर खर्चा कम करो। वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आपकी पॉलिसी आज तक ठीक नहीं, अवैध घुसपैठिया चला रहा है, हमारे देश पर उसका बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वहां की जो फार राइट लीडर है ना, मरीन ली पेन, वो बार बार ये कहती हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम तो अपने देश में अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो दुनिया के कई देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। और इसीलिए जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, और इसीलिए भारत में भी अवैध घुसपैठिया, और जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ब्रेक के, SIR नहीं NRC चाहिए आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूर। समीर जी, दो तस्वीरें, एक नेपाल एक फ्रांस। निश्चित रूप से। और जब फ्रांस के यहाँ जब बैठक हुई थी, फ्रांस ने कहा था कि भाई यूक्रेन को हम सब साधन, सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तब भी बहुत उसका विरोध हुआ था। तब आप फ्रांस के अखबारों में कई लोगों ने लेख लिखे थे कि भाई आपके पास इतना अगर साधन सुविधा है कि आप यूक्रेन को दे सकते हो, तो भाई आप फ्रांस के लोगों के लिए क्यों सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे, क्यों यहाँ पे गरीबी कम नहीं हो रही, क्यों यहाँ आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट फ्रांस के अंदर बढ़ते जा रहा है, और क्यों लेबर क्लास के लिए स्थितियाँ मुश्किल होती जा रही है। तो लगातार अखबारों में भी वहाँ पर मैक्रो के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जा रहा था, खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पे लगातार उनकी जो पॉलिसी है सरकार चलाने को लेकर, उससे नाराजगी हो रही थी। ये देखिए जरा कैसे मुंह ढक के लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। बिल्कुल, यहाँ भी वही आपको ज्यादातर यूथ दिखाई देगा सर। युवा उतरा, लगातार एक कैंपेनिंग जो चल रही थी, मुझे लग रहा है इसको आज काफी लोग उतरे। और हालांकि सुरक्षा का नजर मेट्रो फिलहाल वहाँ मेट्रो को बंद कर दिया गया है कि मेट्रो में ये वहाँ पर जाना जाके, लेकिन बहुत तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है वहाँ पर हो रहा है। ये एक संकट का समय भी है फ्रांस के लिए, क्योंकि अगर यूथ इस तरह से दौड़ता रहा और विपक्ष का समर्थन मिलता है तो बहुत मुश्किल होगा मैक्रो के लिए। कल ही उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, नए प्रधानमंत्री को। अब क्या मैक्रो के जाने की बारी आने वाले समय में, जिस तरीके से वो कहते हैं कि फ्रांस में एक बार उपद्रव शुरू होता है तो बहुत जल्दी रुकता नहीं है। कि हमने देखा था जब एक 17 साल के लड़के को गाड़ी ना रोकने के लिए सिग्नल पर गोली मार दी थी, तो उसके बाद किस तरीके से पूरे फ्रांस के अंदर, मतलब खासतौर से पेरिस में एक उपद्रव हुआ था और आग लगा दी गई थी। बहुत लंबा समय वो चला था। तो अब ये मुश्किल का समय, अब देखते हैं मैक्रो उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या वो लोगों से अपील करते हैं। नेपाल में और फ्रांस में, जो पेरिस में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पेरिस में था, पेरिस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, बेहतरीन शहरों में से, फैशन के लिए भी, और वैसे सबसे महंगे शहरों में से। तो वो जो डेस्परेट है, जो दोनों खाई है, एक रिच में, मतलब वो तो क्या कहना चाहिए उसको, कि रिच को भी अल्ट्रा रिच, सुपर रिच और जो आम आदमी है, उसमें जो फ़र्क है वो एक बड़ा कारण यहाँ पर मिडिल क्लास है। हाँ, मिडिल क्लास है, लेकिन वो सुपर रिच, बहुत सुपर रिच है। तो उसकी, और पेरिस तो सुपर रिच वालों का शहर है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। ये दुनिया भर को समझना चाहिए कि ये जो द्वंद्व है सुपर रिच और एक आम आदमी के बीच। घर नहीं, लोगों के पास किराया देने के लिए मकान नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो बड़ा वर्ग है जो फुटपाथ पर सो रहा है। यूरोप को आप कह सकते हैं, मतलब दुनिया की रोशनी माना जाता था कि यूरोप राह दिखाता है दुनिया को। यूरोप जंग से भी जल रहा है और अंदर खाने भी जल रहा है, ये इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। लेकिन इसके बेसिक पे तो बात करनी होगी। यूरोप ने अपने कल्चर को जैसे जैसे छोड़ा, वैसे वैसे उनकी मुश्किल बढ़ी। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच होते हुए उपभोग, पैसा, ठीक है, फैशन के लिए दुनिया भर के सारे बड़े फैशन शो यहीं पेरिस में ही होते हैं,
दुनिया के सारे बड़े फैशन ब्रांड इसी फ्रांस से आते थे, अब तो खैर दूसरे देशों में भी चले गए। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने कल्चर को कितना कर पा रहे हैं और अपने वैल्यूज को, जिनकी बार बार बात की जा रही है, वो कितना सही पा रहे हैं। आवाज सुनिए जरा तस्वीरों। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी को रास्ते में आग लगा रहे हैं, सब डस्टबिन हैं, इनको जला करके रास्ते रोक दिए गए हैं। रेलवे नेटवर्क को जाम किया जा रहा है। दूसरी ओर वैसे ही आपको जैसे नेपाल में देखा होगा, वहाँ सेना थी, यहाँ राइट पुलिस दिखाई दे रही है खड़ी हुई, वैसे ही टीयर गैस चल रही है। चकाचौंध रहती है, वो रात को भी चकाचौंध रहती है। इतना पैसा है, आज उस देश की क्या हालत हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें फ्रांस से आ रही हैं। सरकार के खिलाफ वहाँ भी नाराज़गी दिखाई दे रही है और आज पूरे देश में एक किस्म से चक्का जाम की कोशिश ये आंदोलनकारी वहाँ पर कर रहे हैं, जो लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के तहत सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ये लड़ाई भी काफ़ी लंबी खींच गई यूक्रेन की, अब लगभग 3 साल हो गए जी। और ट्रम्प भी बड़े दावे करके आए थे कि मैं आनन फानन में रुकवा दूंगा लड़ाई। अब तो पुतिन से भी मिल लिए, पूरे यूरोप को साथ ले आए, लेकिन मैंने देखा जैसे लड़ाई नहीं यूरोपियन यूनियन को मैंने देखा, ये सारे जो देश हैं 26 देश हैं, जिसमें फ्रांस जर्मनी बड़े देश हैं, वहाँ पर क्या 26 देश भले ही एक साथ हैं, वहाँ पार्लियामेंट होती है यूरोपियन यूनियन की एक साथ, तो वो बड़े देश ही सारी की सारी दादागिरी कर रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, 10-15 देश छोटे छोटे, जिन पर ये फाइनेंशियल थोड़ा सा उनका बर्डन शेयर करते हैं, तो सारी की सारी लड़ाई ये लोग फ्रांस और जर्मनी और ट्रम्प ने भी तो इनकी परेशानी बढ़ाई। ट्रम्प ने भी परेशानी, ऊपर भी टैक्स लगाए। अब वो तो ट्रम्प तो कंफ्यूज हैं, ये उनके साथ हैं, वो उनके साथ हैं, तब भी यही स्थिति है। यूरोपियन यूनियन तो मोटे तौर पर ट्रम्प के साथ ही है ना। यूक्रेन के मसले पर भी देख लो, नेटो को देख लो, तो वो सब एक साथ है। उसके बाद भी लेकिन फ्रांस में जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, बहुत चलते रहते हैं, एजिटेशन वहाँ पर तुरंत होते हैं उसको। ये देखिए कैसे गुस्सा उठ रहा है लोगों का। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स फ्रांस में होते ही रहते हैं कुछ वक्त पर। अभी यूरोपियन यूनियन से हमारी ट्रेड डील होने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होने वाला है। नहीं, यूरोप के ज्यादातर देशों से हमारा ठीक ठाक से सर, दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है। आज पेरिस में हंगामा हो रहा है तो भी हमें लग रहा है कि यार हमारा इससे कुछ जुड़ाव हमारे आसपास ही हो रहा है। दुनिया में एक बड़ी मुश्किल ये है ना, जिसकी बात बार बार होती है कि कोई भी ऐसा मंच नहीं रह गया, यूएनएससी अपनी भूमिका नहीं निभा पाता। हाँ, कोई बड़ा बॉस, कोई भी ऐसा बिग बॉस। और अमेरिका जैसे देश की स्थिति ये है कि उसका पता ही नहीं है कि वो कब क्या बोलेगा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। और अमेरिका इसीलिए चलता था कि लोगों को लगता था कि भाई ये ठीक है, दुनिया की चिंता कर रहा है। हाँ। जब अमेरिका सिर्फ अपनी चिंता करता हुआ दिखेगा तो फिर उसके साथ कौन बात करेगा। और ट्रंप की पॉलिसी की जो सबसे बड़ी अगर कहें कि कमजोरी है, लूपहोल है, वीकनेस है, तो वो यही है कि जो दुनिया की चिंता करने वाले देश के तौर पर था। और अमेरिका ग्रेट कब बनेगा? अमेरिका ग्रेट तब बनेगा जब दुनिया का भरोसा उसके ऊपर होगा। वरना आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है, डॉलर की वजह से सब ट्रेड होगा, डिफेंस की वजह से हम सबसे बड़ी आर्मी है, हम सबसे ज्यादा ग्रांट्स देते हैं, एड्स देते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, या जो दूसरे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध चल रहे हैं, वो समाप्त होने की ओर नहीं बढ़ रहे।
और दुनिया रोज नए कॉन्फ्लिक्ट में भी उलझती जा रही है ना। अभी हम बात करते हैं वो कतर पर हमला हो गया इजराइल का। लेकिन समस्या ये भी नहीं कि जो दुनिया में जो संस्थाएं बनाई गई थी कि भाई दो देशों के बीच अगर झगड़ा होता है तो कोई बीच में संस्थाएं दखल देगी, अब उस संस्था को माना भी तो नहीं जाता ना। समस्या ये है कि भाई कोई देश अगर उसको नहीं मानेगा तो संस्था भी क्या कर रहेगी। संस्था तो बनाई गई लेकिन अगर देश अगर नहीं मानेंगे। बड़ी वजह ये रही सर कि जो छोटे देश से केवल उन्हीं पर वो दादागिरी करते थे। बड़े देश जो हैं, अमेरिका है या वो अपने हिसाब से चलते थे। यूएनएससी में तो शुद्ध दादागिरी होती है। तो इसलिए धीरे धीरे जब आप ताकतवर होने लगे तो आप उनको मानना मना कर दिया। टेररिज्म के मुद्दे पर हमारा आतंकवादी और उसका आतंकवादी करेंगे, वहां भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट करेंगे। टेररिज्म को भी आप किसी देश को दबाने के लिए, उसके ऊपर इकोनॉमिक तरीके से डील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मुश्किलें आएंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे में दुनिया के उन देशों की भूमिका बड़ी होती है। और इस वक्त जिस तरह का दुनिया भर में टर्मोइल है, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है ठीक है, और उसमें फिर ऐसे ग्रुप तैयार होते हैं, ऐसे जो दिखने में तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिखते हैं, तो उसमें लगता है कोई बात नहीं भाई, सत्ता विरोधी ग्रुप होना चाहिए। लेकिन वो जब देश के खिलाफ जाते हैं तो दुनिया भर में उसका असर दिखता है, और अभी भी यही दिख रहा है। एक बात और, ये जो फ्रांस में आज हंगामा है, ये बेसिकली किसके लिए? ये वित्तीय नीतियों को लेकर हंगामा हो रहा है ना। पैसे की बात है ना, सीधे आम आदमी की जिंदगी की बात है, पैसे की बात है। उसमें यूरोप के देश में, वो भी फ्रांस जैसे मजबूत देश में, आप सोचिए कि लोगों को लग रहा है कि भाई दुश्वारी बढ़ रही है, उनको ये इस हद तक हंगामे पर उतारू होना पड़ रहा है। तो ये भी बताता है कि एक जो पोल पोजीशन में इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में जो अग्रणी देश थे, अमेरिका, यूरोप के ये लोग सब देश, ये धीरे धीरे नीचे कमजोर हो रहे हैं। भारत जैसा उस मामले में तो एशियन कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा मजबूत हुए हैं। आपको याद हो तो मतलब चाइना और इंडिया को देखें यदि इकोनॉमिक, सर ये तो कहेंगे ही ना कि जैसे भारत हो, चाइना हो, मतलब हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, जिंदगी बेहतर हो रही है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल ऑर्डर भी हमारा बड़ा है और इसीलिए ताकत भी बढ़ी है, क्योंकि पूरी लड़ाई तो फाइनेंशियल ऑर्डर की है। नहीं, मैक्रो के साथ पीएम ने मजाक किया था ना कि आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो आप। पीएम ने कहा था जब उसे हो रहा था तो मजाक में कहा था कि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो। मैक्रोन का भी क्या है कि लेफ्टिस्ट से वो सोशलिस्ट पार्टी में पहले होते थे, सोशलिस्ट फटके थे, फिर वो लेफ्टिस्ट है और अब लेफ्ट से वो राइट विंग की लीडिंग पर आ रहे हैं लगातार। तो उससे भी ये जो अल्ट्रा लेफ्ट और जो लेफ्ट लोग हैं उनको इस बात की लेकर भी परेशानी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप का ट्वीट इस पे भी आता होगा सर, आने वाला होगा। क्या वो यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि जिस लोगों के साथ सीज फायर करवा सकते हैं, भी परेशान है अमेरिका के लोगों के और सरकार के बीच में सीज फायर करवाएं। अरे अमेरिका में भी हो रहा है हंगामा, लेकिन वहाँ फर्क ये है, वहाँ और पूरे बाकी दुनिया में, कि वहाँ का राष्ट्रपति खुद हंगामा कराता है। अब वो जगह जगह उनका भी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वो पकड़ रहे हैं। अभी आपने देखा साउथ कोरिया के लोग, साउथ कोरिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, साउथ कोरिया के लोगों को फैक्ट्री में वीडियो में जकड़ करके पकड़ा। देखिए एक बात तो दुनिया को समझनी पड़ेगी ना, ये वाला कब तक चल सकता है कि अनचेक्ड इलीगल इमिग्रेंट कोई भी कहीं जाएगा, वहाँ के कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए वो खतरा बन जाएगा, और उसके पीछे कुछ मानवाधिकार, कुछ सोशल ग्रुप, कुछ ह्यूमन ग्रुप वो तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अब फ्रांस में तो बड़ा कमाल है ना, मैक्रोन के खिलाफ लेफ्ट वाले भी हैं, राइट वाले भी हैं। क्यों हैं? राइट वाले कह रहे हैं कि भैया अवैध घुसपैठिया घुसा चला आ रहा है, वो मुस्लिम चला आ रहा है, वो उनकी अपनी कल्चर लेके आ रहा है। लेफ्ट वाला क्या कह रहा है? सोशल स्कीम खत्म करते चले जा रहे हो, हमारे ऊपर पैसा नहीं कर रहे हो, ऑस्टेरिटी मेजर लेके आ रहे हो, $44 बिलियन का अगर आप बजट कट कर दोगे तो हमारे लिए स्कीम्स क्या होंगी। तो दोनों की चिंताएं जो है वो सच में तो यही है कि आप अपने देश को आंतरिक तौर पर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जो खर्च जहां होना चाहिए वो ठीक तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा। नेशन फर्स्ट का जो शब्द है ना, वो कोई शब्द उस तरह से नहीं है। नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप सबसे पहले अपने देश की चिंता करें कि आपके इंटरेस्ट किस में है। वो इलीगल इमिग्रेशन में भी वो नेशन फर्स्ट आता है कि आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, लेकिन अब दुनिया भर में एक अलग तरीके से, जैसे अभी वो कह रहे थे कि भाई एक वक्त अमेरिका का था ट्रंप से पहले कि वो पूरी दुनिया की पुलिस थी, वो हर जगह उसको ही जाकर के संभाल लिए चीजें, ऐसा उसको लगता था। अब इन देशों, वहां भी वो ट्रंप के आने से ये हुआ, और इन देशों में भी ये प्रदर्शन ये बता रहा है कि लोग कह रहे हैं दुनिया की छोड़ो, अपनी परवाह करो तुम। वही मैं कह रहा हूँ कि अपनी चिंता सबसे पहले करनी पड़ेगी, अपना घर तो ठीक करना पड़ेगा ना। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन को वॉर फंडिंग कौन कर रहा है? अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय यूनियन। यानी आपको अपने देश में पैसा देने के लिए नहीं है, अपने देश में आपको हेल्थ पर, एजुकेशन पर,
दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं। और आप कह रहे हो कि चलो मिसाइल ले लो, रॉकेट ले लो, नया कोई सिस्टम ले लो, टैंक तोप ले लो, तो लोग नाराजगी उससे होती ही है। और मुझे लगता है सबके मूल में है ये जो कॉन्फ्लिक्ट कराकर डिफेंस इंडस्ट्री, जो वॉर इंडस्ट्री चलती है। और ट्रंप का सोचिए, ऐसे समय में जब दुनिया में शांति की ओर बढ़ना चाहिए, अमेरिका की जो मिनिस्ट्री है उसका नाम डिफेंस से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। नहीं, इस अनरेस्ट के पीछे तो कुछ ट्रंप की नीतियां जरूर हैं, खासतौर पर यूक्रेन वॉर को लेकर। यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका ने खुद साथ दिया जाकर के यूक्रेन का, उसको हथियार दिया, पैसा दिया। फिर ट्रंप आए तो ट्रंप ने अचानक से कहा सारा खर्चा मैं क्यों करूं, तुम भी करो, नेटो को सारा पैसा मैं क्यों दूं। हम तो बेचते हैं, हम हाँ, तो फिर अब वो कह रहे हैं मैं केवल बेचूंगा हथियार, खरीदोगे तुम, यूरोप से कहा तुम खरीदोगे। तो इनकी स्पेंडिंग बढ़ गई, वॉर स्पेंडिंग यूरोप की, वो भी गुस्सा है इन लोगों के अंदर। पुतिन आज थोड़ा आनंद ले रहे होंगे इन तस्वीरों को देख करके कि ये जो देश उनके खिलाफ खड़े हुए हैं उसी लड़ाई को लेकर के, और वही जंग उनके लिए, इनके लोग देशों के लिए मुसीबत बन रही है। वो यूरोपियन यूनियन में यही है कि ज़रूरत पे वो सारी एक कंबाइंड एक यूनियन बनी हुई है, तो वो स्पेंडिंग जो है ना उन बड़े देशों पर आई जाती है कि जिनको जो देख रहे हैं, खासतौर से फ्रांस। मैक्रो ने भी कोई ट्वीट किया नहीं है इसके ऊपर, अभी तक उनका कोई मतलब बयान आया नहीं इसको लेकर आधिकारिक रूप से कि क्या मतलब अपील, शांति की अपील कर रहे हैं या इनका आलोचना कर रहे हैं, किसी तरह का अभी तक उन्होंने ट्वीट किया नहीं है। मुझे लग रहा है अभी वो नज़र रख रहे होंगे, लेकिन इनको ये चिंता भी होगी कि जो भी पेरिस में हो रहा है कहीं वो पूरे देश में, मतलब फ्रांस में ना पूरे तरीके से फैले और बहुत लंबे समय तक ना चले, क्योंकि जितना लंबा समय तक चलेगा मैक्रो को कुर्सी पर बने रहा उतना मुश्किल होता चला जाएगा। और फिर आने वाले समय में फिर उन्हें चुनाव भी लड़ना है, बहुत लंबा समय भी कुर्सी का सवाल आ गया निश्चित रूप से मुझे लगता है। और कोई बहुत स्ट्रांग लीडर भी नहीं है मैक्रो अभी कि वहाँ पर के बहुत लंबे समय से जमे और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो, तो वो जो भी निर्णय लेंगे फ्रांस की जनता उन्हें समर्थन देगी। और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में उन्हें चुनाव में भी जाना है, तो क्या वो मतलब क्या निर्णय लेते हैं इसके ऊपर, मतलब अधिकारों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा या कोई बातचीत करते हैं इनके साथ। देखिए अभी एक आंकड़ा मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस में 60 लाख से अधिक मुसलमान हो, और ये पिछले कुछ समय में जो हुआ है तो उसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि हमारे कल्चर को, हमारी जो एथनिसिटी है, हमारा जो सब चीज़ पर ये असर डाल रहा है। तो जाहिर है जब आप कहते हैं ना इन चीज़ों को, दुनिया में कई बार हम लोग बात करते हैं और भारत में तो ऐसे कह दिया जाता है जैसे सारी डिबेट सिर्फ भारत के हिंदू मुसलमान की हो रही। दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट, दुनिया भर में जो लोग कहीं अचानक घुस आते हैं और उसका उस देश की सुरक्षा या इकोनॉमी के लिए खतरा बनते हैं, वो सब जगह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए भारत में इस पर बात नहीं होगी, और भारत में जब बात होती है तो कुछ विपक्षी पार्टियां उसको दूसरी तरह से कोशिश करने लगती हैं बचाव करने की, तो वो खतरनाक है। हमारे यहाँ तो सोचिए ममता जी कहने लगती हैं कि वो बांग्ला भाषियों को खोज रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए तो उस पर खोजने लगते हैं। विजय जी को भी संभल के बोलना पड़ा, उन्होंने जब कहा कि विवाद हो जाएगा, एनआरसी होनी चाहिए देश में। नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं सोचिए एनआरसी चीज जबरदस्त है हमारे देश में। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आना चाहिए, और इसी याचिका पर जो याचिका चल रही है एसआईआर के लिए, ये इसी पर याचिका पर आपको आगे बढ़कर कहना पड़ेगा कि ठीक है, हम बिल्कुल आपकी सारी जितनी शंकाएं हैं, जितना कुछ है चुनाव आयोग के ऊपर डालते हैं और उनके ऊपर उनस गया। भैया देश के नागरिक की पहचान के भारत सरकार, ये खबर आ गई है तो मैं आपको एक दूसरी न्यूज देने वाला था। आसाम में इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचानने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है हिमंता विश्व शर्मा सरकार ने। अब उसके तहत डीएम और एडीएम को यह पावर दे दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो आप उसके कागज मांगिए, और आपको अगर लगता है कि ये फॉरेनर है तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उससे जो ट्राइब्यूनल में जाने की जो जितनी जटिलताएं थी वो खत्म हो जाएंगी। सीधी पावर आपने मैजिस्ट्रेट को दे दी है कि आप फॉरेनर को ढूंढिए, इलीगल मतलब घुसपैठिए को ढूंढिए और उसको फिर पुश आउट। अब उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी किया है कि 30,000 पुश बैक पॉलिसी वहां चल रही है, मतलब कुछ नहीं करते, बीएसएफ के हवाले करो और बीएसएफ बॉर्डर पार करा देती है जबरदस्ती, जिसको हम मानते हैं कि ये घुसपैठिया है। तो उन्होंने कहा 30,000 घुसपैठियों को पुश बैक पॉलिसी के तहत हम अब तक बॉर्डर पार करा चुके हैं। तो ये आसाम के अंदर ये हो रहा है, इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। नहीं भाई, विरोध तो कोई अच्छा काम शुरू होगा तो उसका विरोध तो होगा, और विरोध तो लगातार गोगोई साहब कर ही रहे जब से वो वहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक वर्ग का वो समर्थन हासिल करने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि अभी तो मैं पैदल यात्रा शुरू करने वाला हूँ इसके खिलाफ, हेमंत विश्व शर्मा की इस तरह की योजनाओं के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है ये अच्छी पहल है। जिस तरीके से जिलाधिकारी को आप अगर अधिकार देंगे तो जो डीएम रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तत्काल तय कर पाएंगे कि भाई ये घुसपैठी है, प्रूव हो जाएगा घुसपैठी है, तत्काल बीएसएफ को दे दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा।
कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके से बाहर करना हो। आसाम में जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों का मामला चल रहा है, लंबे समय से जिस तरीके से वहां पर घुसपैठिए बैठे रहे, और हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब SIR भी वहाँ होने जाने वाली है, और जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा घुसपैठियों पे आक्रामक है, मुझे लग रहा है ये इंप्लीमेंट होगा और जल्दी आसाम से घुसपैठियों को मुक्ति मिलेगी। तो शर्मा साहब तो चुनाव के पहले तक ही करेंगे कार्रवाई है, इसमें कोई बड़ी बात है देखते हैं सर, चुनाव तक तो हो ही रही है अभी। बहुत शुक्रिया विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कानूनी कुर्सी में फिर मुलाकात होगी आपसे कल 1 बजे।